पॉलिटी पढ़ता है, बताओ हद हो गई है। ओके, सुबह सुबह कौन पॉलिटी पढ़ता है? या मजा आता है सुबह सुबह? ओके, सुबह सुबह पढ़ते हैं सर। ओके, तो अब मोस्ट ऑफ द क्लासेस विल बी अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, मोस्ट ऑफ द क्लास विल बी अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज चाहो ना चाहो कुछ और हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोर्ट्स खुल गए तो मेरे पास चॉइस नहीं है बट टू टेक अर्ली इन द मॉर्निंग क्लास। एक आध क्लास ले लूंगा मैं, अगर टाइम मिला है तो वील डू इट, लेकिन इन मोस्ट केसेस द क्लासेस विल बी अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, सो 4 AM पर प्रभात तू है ना ह्यूमन राइट्स में केस करवा के छोड़ेगा कि किसने इतना अच्छा समराइज किया? यशी, बहुत ही बढ़िया सर। नहीं, वो 4 AM वाला हटा दिया यार हमने, लोगों को मजाक लग गया। 4 बजे कौन उठेगा यार, तो हद हो। ओके, ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स का, उन लर्नर्स का जो अभी अभी नई नई क्लासेस में ज्वाइन किए हैं और उनको हमारी क्लास के रूल्स प्लस कायदे प्लस कानून तक नहीं पता है। थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर देता हूँ, तुम गौर फरमाइए। ये है, प्लीज वॉच प्रीवियस क्लास वीडियोस एटलीस्ट 3 टाइम्स ईच। बहुत ही आवश्यक इंस्ट्रक्शन है। क्यों सर? क्योंकि एक बार पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। ओके, 2 बार पढ़ने पर तुम्हें कुछ समझ में आने लगता है, 3 बार एक्स्ट्रा करोगे सब्जेक्ट मैट्रिक्स इंटरकनेक्शन समझ में आने लगेंगे। स्पेशली इफ यू आर जॉइनिंग द मिडिल कोर्स, प्रीवियस रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिए। कंटिन्यू रीडिंग इन स्टडी बुक। सर ये ना पढ़ने को अच्छा नहीं लगता सर, इमेज खराब हो जाती है, लोग बोलते हैं आईएएस बनेगा। सीसीआरटी पढ़ रहे हैं, शर्म नहीं आती? बेटा जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक आईएएस नहीं बनेगे, तो पढ़ लो। अच्छा, और कंटिन्यू रीडिंग लक्ष्मीकांत। रोज न्यूज़पेपर आता है और चले जाता है सर, पता नहीं कहाँ चले जाता है। नहीं बेटा, उसको पकड़ के रखो, पढ़ लो। देयर विल बी रेगुलर डाउट सेशन मेंटेन क्लास। हमेशा जब पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में जो तुम्हारे लिए छवि बनी होती है, जो इमेज बनी होती है, वो ये बनी होती है कि तुम लोग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स है। तो उसी तरह से मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ, उसी तरह से मैं तुम्हें ट्रीट करता हूँ। ओके, अगर तुम इस तरह से, अगर तुमने डेकोरम नहीं मेंटेन किया, मुझे ऐसा लगा कि बड़ी पेडेस्ट्रियन सड़क छाप बातें हो रही है, तो मेरे से खतरनाक कोई नहीं है, मैं उसी टाइम ब्लॉक कर दूंगा। बिकॉज ये क्लासेस केवल उनके लिए बनी है जो सही मायनों में अपने माँ बाप के या अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, जिनके लिए ये सही में वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तुम में से बहुत सारे लोगों को सच बताऊं, मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया है ये बात, इन्फॉर्मेशन दैट मेनी ऑफ यू बेचारे कहाँ से मनी को जोड़कर रोकते हैं, पैसे कहाँ से जमा करते हैं। तो प्लीज लेट दिस बी अ वेरी सीरियस इशू। Make running notes of the class. No PDF shall be shared unless deemed really necessary by the educator. Being late for the class will adversely affect your understanding. Please maintain punctuality. Medium of teaching is bilingual. यहाँ पर हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। कृपया करके किसी भाषा के लिए यहाँ पे शुरू मत कीजिए। Please don't insist on any particular language for teaching. Join Telegram channel and Unacademy app, ये बहुत ही आवश्यक है। Pay attention. Voice lag करिए। Is the voice lagging? तुम्हारा इंटरनेट स्लो होगा, रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। ओके, ऑलराइट। आगे चलते। तो हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के बारे में हमें बहुत सारी पावर्स आ रही थी। हमने कर लिए थे एग्जीक्यूटिव पावर्स, हमने कर लिए थे लेजिस्लेटिव पावर्स। नहीं सर नहीं, क्या हो गया? हमने लेजिस्लेटिव पावर्स कंप्लीट नहीं किया था। सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे, यस और नो? ऑलराइट। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में एक पावर रह गई थी और वो पावर थी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो हमने आर्टिकल 79 पढ़ा था। हाँ सर, सबको याद है? अरे गिव मी अ थम्स अप, सबको याद है? यस सर। आर्टिकल 79 बोलता है पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझना है? क्यों सर? क्योंकि ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात सबको याद आ रही है? यस सर। सर ऐसे कैसी बातें करते हो? Because for any bill to become a law, for any bill to become a law, it should be passed by writing. देखो writing, ओए होए सर, रहने दो यार। passed by Lok Sabha, Rajya Sabha and assented to by the president. Yes or no? Yes sir। और हमने फिर देखा कि अगर असेंट नहीं हुआ तो आप यूज कर रहे हो आर्टिकल 111। सर वीटो 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 वीटो, हाँ, लेकिन हमने इसको क्लियरली मेंशन कर दिया है कि वीटो एक्चुअली इंडिया में वीटो नहीं है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टाइप का है। हियर इट इज ओनली अ डिलेइंग मेथड, और ये डिलेइंग मेथड इसलिए है ताकि प्रेसिडेंट साहब लेजिस्लेचर को या प्राइम मिनिस्टर को
जिनके पास मेजोरिटी है उनको नी जर्क लेजिस्लेशन करने से रोके। सर ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे तोड़ेंगे। सर द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन आएगा तुम्हें, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर? द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू द प्राइम मिनिस्टर। समझ लो कि नहीं समझ लो? Everyone is clear with this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? Everyone is clear. सर लेकिन बात पूरी हुई नहीं, स्वागत नहीं करोगे? ओहो, फिर से सर तू जहां जहां रहे। मैडम ना होती पॉलिटी ना पढ़ा पाता मैं। अच्छा, सारा मजा ही किरकिरा हो जाता बिल्कुल से। ऑलराइट सर, ओके सर। तो मैं तुम्हें एक खबर सुनाना चाहता हूं। तो 1960, सब लोग रेडी है? एवरीवन फुल अटेंशन, 1000%। ओके, लर्न पॉलिटी माय वे। फिर तुम कभी नहीं बोलोगे हम लोगों ने पॉलिटी को इतना बोरिंग होते हुए देखा कि पॉलिटी इतनी कठिन हो गई। एक दिन पॉलिटी ने मुझे फोन किया, सर पॉलिटी आपको फोन करती है? पॉलिटी बोली मैं तो बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। ओके, इन लोगों ने मेरे को इतना बोरिंग क्यों बना दिया? मैंने कहा रुक जा भाई, मैं तेरी मदद करता हूँ। तो अब पॉलिटी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो 1966-67 में मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। आपको मालूम है श्री लाल बहादुर शास्त्री के आकस्मिक निधन के बाद। ओके, सो ताशकंद गए थे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साहब, और फिर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और प्राइम मिनिस्टर मैडम इंदिरा गांधी बन गई। जब मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो सबको लगा मैडम इंदिरा गांधी तो अभी इनएक्सपीरियंस है, इनको तो राजनीति आती नहीं है। उनको नाम दिया गया गूंगी गुड़िया। बाद में इनको पता चला होगा। ऑलराइट सर। सो 1966-67 में ओके मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी। जब मैडम इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उनको बहुत लोगों ने डोमिनेट किया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक दिन मैडम इंदिरा गांधी को खबर आई कि इंडिया में पैसा होने के बावजूद टैक्सेस तो आते नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों से, अपने विश्वसनीय सूत्रों से पूछा कि इसका इलाज क्या है। तो उन्होंने बोला कि मैडम प्रॉब्लम ये है कि मोरारजी देसाई साहब, जो कि उस टाइम पर कांग्रेस के बहुत यूज फॉरवर्ड थे, इनके पास जो प्राइवेट मनी लेंडर्स है, ओके, जो प्राइवेट बैंक्स है, जो लेंडर्स है, उनका सारा कंट्रोल तो उनके पास है। ओके, और राजनीति सपोर्ट होने की वजह से सारे प्राइवेट मनी लेंडर्स ही पैसा देते रहते हैं। तो जब पैसा देंगे तो फिर बैंक्स के पास, तो बैंक्स तो किसी हाल में है ही नहीं रोल में। तो एक ही तरीका है कि बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। ओके, गवर्नमेंट उन्हें टेक ओवर कर ले। तो मैडम इंदिरा गांधी ने बोला इसका तरीका क्या है? तो बोला इसका तरीका क्या, बड़ा सिंपल सा है, पार्लियामेंट को बोलो लॉ बनाने को। आई यू अंडरस्टैंड? याद से सुनना, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, बैंक्स नेशनलाइज हो जाएगी, मोरारजी देसाई सेकंड हो जाएंगे और इंडिया में टैक्सेस आ जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और सेकेंडरी जो चीज ज्यादा जरूरी है सर है कि आप डोमिनेट कर दोगे। मैडम पार्लियामेंट में तो काम करना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कांग्रेस के सारे स्टॉलवर्ड्स, मोरारजी देसाई, कामराज, ये सब लोग तो मेरे अगेंस्ट है, मुझे गूंगी गुड़िया बोलते हैं। मैडम ने बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। मुझे आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज करना है। क्या यूज करना है? आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यूज करना है? 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर साहब प्रेसिडेंट साहब को एडवाइस करती हैं और प्रेसिडेंट साहब प्रोमलगेट करते हैं। वर्ड लिखो मेरा बच्चे, सारे पैसे वर्ड्स के। प्रोमलगेट, पास मत बोला करना, बोलना प्रोमलगेट्स व्हाट आर कॉल्ड एज ऑर्डिनेंसेस। व्हाट आर दे कॉल्ड एज? ऑर्डिनेंसेस। ओके, ये ऑर्डिनेंसेस एक तरह के पार्लियामेंट्री लॉ ही है और वो ही झटका ने हमेशा के लिए इस देश की राजनीति को बदल दिया। एक ऑर्डिनेंस से सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, और जो मोरारजी देसाई साहब का जो सिंडिकेट जिसे बोला जाता था उसको एब्सोल्युटली उड़ा दिया गया। कांग्रेस स्प्लिट हो गई एंड गूंगी गुड़िया कभी भी गूंगी गुड़िया न कहलाई। कामराज की खुद की स्टेटमेंट थी कि सियासत के बिसात पर ऐसी चाल आज से पहले कभी नहीं चली गई है, क्योंकि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और मैडम इंदिरा गांधी बन गई मैडम इंदिरा गांधी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ रहा? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ रहा है? नहीं पल्ले पड़ रहा? हाँ सर पल्ले पड़ रहा है। ओके, तो आगे चलते हैं। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। तो अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ऑर्डिनेंसेस। ओके, तो सबसे पहले तुम मेरे एक दोस्त का स्वागत करो। कौन है सर आपका दोस्त? मेरा दोस्त का नाम है जादूगर पाशा। क्या बात कर रहे हो, जादूगर पाशा? ओए होए, तुमने देखा उसको? बड़े सॉलिड मैजिक ट्रिक्स है। एक दिन जादूगर पाशा है, उसके पास 3 बॉल्स थी। एक बॉल पे लिखा था 1, एक पे लिखा था 2, एक पे लिखा था 3। ओके,
फिर उसने ऐसे से गोल 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 घुमाया हवा में, टिक चुक ऐसे गया। जब बॉल गिरी ना तो मजा ही आ गया। क्यों? क्योंकि अब बॉल में लिखा था 2, फिर लिखा था 1, फिर लिखा था 3। ये क्या, ये कैसा जादू है सर? बेटा बहुत ही भयंकर जादू है। आर्टिकल 123 of the Constitution of India gives ordinance powers to the president. समझ में आया? ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 gives ordinance powers to the president. Article 213 gives ordinance powers to the governor. Are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? Everyone has understood this part or not? सबको समझ में आया? याद रहेगा? Yes sir. So Article 123 gives ordinance powers to the president. Article 213 gives ordinance powers to the governor. जादूगर पाशा का जादू देखा तुमने? ओए ओए बहुत ही सरल जादू। सबको समझ में आ गया? ये सुनो, अब मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा। लाइन एक वर्ड मिस किया, अगर तुमने एक वर्ड भी मिस किया जो मैं अभी बोल रहा हूं, तो घबराना मत, कुछ नहीं होता, 100 रुपए का ही नुकसान होगा। ओके, पापा से लेने का, अगले साल का फॉर्म भरने का, जरा भी भूलने का, गलती नहीं करने की। ओके, टेंशन लेने का नहीं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस। सो नाउ लेट्स पे अटेंशन टू द डायग्राम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्या है सर? ये है 16th लोकसभा। अच्छा, ये क्या है सर? सर ये है 17th लोकसभा। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है सर? हम नंबर नहीं रखते, मम्मी बोलते नजर लग जाती है, फिटे मुंह, नंबर तो याद रखो। अच्छा, 17th लोकसभा, 16th लोकसभा। 16th लोकसभा मोदी गवर्नमेंट नंबर 1 2014 टू 2019, मार्च ऑफ 2019 तक चली। फिर मई ऑफ 2019 से लेकर जो भी महीना होगा 2024 तक चलेगी। फिर 18th लोकसभा आएगा। मेरी बात ध्यान सुने। ये कौन है सर? अरे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अच्छा ओके, ऑलराइट, आंसर देने की। फिर 18th लोकसभा आएगा। मेरी बात ध्यान सुने। ये कौन है सर? अरे ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अच्छा ओके, ऑलराइट, आंसर देने की कोशिश करना। ओके, ये क्या है सर? अरे यार तुम सुन नहीं रहे, ये बजट सेशन था। अच्छा ओके, फिर ये मॉनसून सेशन था। ओके, ये क्या है? ये विंटर सेशन था। बीएमडब्ल्यू याद आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, सबको समझ आ रहा है। और ये बीच में क्या है सर? ये सबसे हसीन मौका है। क्या है सर? हमको बड़ा इंतजार रहता था इन दिनों का। क्या? छुट्टी सर, रिसेस। ओह, सबको समझ में आ रहा है मेरा प्यारा सा डायग्राम? हाँ सर, हर सेशन के बाद होगा रिसेस, और फिर इस तरह से मार्च 2019 का ये लोकसभा एक दिन खत्म हो जाएगा। ये क्या है सर? अरे ये वो है ना जब तुम इलेक्शंस करोगे। अच्छा, इस टाइम पर लोकसभा डिसॉल्व्ड है, डिसॉल्व्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? फिर आओगे, फिर क्या लेकर आओगे? फिर आएगा बजट सेशन। ओके, फिर आएगा मॉनसून सेशन, फिर आएगा विंटर सेशन। पल्ले पड़ रहा है? नहीं पल्ले पड़ रहा। अब आ गया। ऐसा ऐसा स्कूल में पढ़ा दिया होता ना तो सब याद हो जाता हमको परमानेंटली। हमको ऐसा ऐसा कंफ्यूजन किया, हमको लगा रॉकेट साइंस हो गया होगा। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बाबा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? गिव मी अ थम्स अप। पल्ले पड़ा या नहीं? हाँ सर, बहुत ही बढ़िया। तो मेरे सुंदर से डायग्राम पे नजर मत लगाना। ओके सर, नहीं सर नहीं लगाएंगे। ओके, अब मेरा क्वेश्चन जो कि पूरा लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है, पूरी दुनिया बदल जाएगी। ओके, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस एट चॉइस नंबर ए। अच्छा, चॉइस नंबर बी। अच्छा, बोथ ए एंड बी। डी, नाइदर ए नॉर बी। पल्ले पड़ रहा है यानी क्वेश्चन सर, आंसर तो बाद में सर, हम तो क्वेश्चन ऐसा डायग्राम बना के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर। ऐसा नहीं पूछते वो लोग। क्या सीसैट पढ़ा रहे क्या? ओके, सो चॉइस नंबर ए के समय ओके, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। जब लोकसभा डिसॉल्व है तब कर सकते हैं। दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं या किसी में भी नहीं कर सकते। ओके सर, रेड डे। अभी सारी कहानी का पता चल जाएगा। गेम शैल बी ओवर। ऑलराइट, तो तुम्हें आंसर आता हुआ अभी देखा? तुमने देखा क्वेश्चन? देखा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जान देखो। ये होती है ट्रेनिंग, इसको बोलते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। केवल 29% लोग आंसर दे पाए। देखा, अब तुम्हें पता चला कि तुमने जो कदम उठाया बहुत अच्छा उठाया कि तुम टीम सेटेलाइट के पार्ट हो गए, वरना 70% लोगों को यही नहीं पता था। वो नाइदर इन और भी लिख रहे। तो ऑर्डिनेंस कब पास करते बेटा? सर दशहरों की छुट्टियों में करते हैं। ओके, हद हो गई यार। प्रभात, ज्योति, निशु 1 2 3, सेजल, अंशु, शिवाजी, मयंक, प्रियंका, गोविंद एंड रीमा। बहुत ही बढ़िया।
सबको समझ में आया या नहीं समझना? किसका किसका करेक्ट है? सच बोलना, झूठ मत बोलना। झूठ बोले, सच बोलना। 1 आउट ऑफ 1 किसका है? बहुत बढ़िया, मैं देखता हूं, झूठ मत बोलना। ओके ओके, अब मेरी लाइन पकड़ो, सुनो मेरी बात। अरे यार सुनो ना, हाँ सुनो, सुनो मेरी बात। एवरीवन रेडी? यस। एक ही बात पकड़ना, प्रेसिडेंट, चिल्लाना स्टार्ट करो सर। सुबह सुबह सर लोग बाहर आ जाएंगे, जोर से बोलो। प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinances when the parliament is ready, चिल्लाना, जोर से खड़े होकर चिल्लाना। absent, क्या मैंने बोला? absent, क्या मैंने बोला? absent, क्या बोला मैंने? अरे बाबा क्या बोला सर? मैंने बोला absent। ओके, यू अंडरस्टैंड? मेरा एक फ्रेंड है, एक दिन मेरे को बोला आज ना मेरा बॉस एब्सेंट है। मैंने कहा कैसे? मैं बोला आज मेरा बॉस एब्सेंट है। मैंने कहा कैसे? बोला बॉस इसलिए एब्सेंट है क्योंकि वो छुट्टियों पे चला गया, मालदीव्स घूमने गया। ओके, वो घूमने गया मालदीव्स में। अच्छा, वेरी गुड। मैंने कहा अच्छा। फिर एक दिन बोला कि मेरे को ऐसा खबर है कि इसके बॉस ना मर गया। क्या बात है, मर गया? हाँ मर गया यार। कैसे मर गया यार? सिगरेट ज्यादा पीता था, मर गया यार। सिगरेट पीते पीते मर गया? हाँ। तो अगले दिन इसका, मेरे दोस्त का फोन आया, बोला सिद्धार्थ मेरा बॉस ना एब्सेंट है। मैंने कहा नादान परिंदे, एब्सेंट नहीं है बाबा, चोले गाछे हो गया है वो। ही इज डिसॉल्व्ड, ही इज नॉट देयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? चोले गाछे, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। एब्सेंट नहीं है, मालदीव्स में नहीं है, दूसरे यहां से निकल गया, दूसरे जहां पे चला गया वो। हद हो गई। वैसे ही मेरा बच्चा, यहां लोकसभा एब्सेंट नहीं है, लोकसभा डिसॉल्व्ड हो गई। ये लोकसभा की अब कोई ताकत रही नहीं, ये लोकसभा एब्सेंट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? और ये पार्लियामेंट एब्सेंट है। लैंग्वेज समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, याद रखना, बॉस जब मालदीव्स में होता है तो एब्सेंट होता है, बॉस जब निकल गया, चोले गाछे हो गया, तो वो एब्सेंट नहीं होता, डिसॉल्व होता है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? पल्ले पड़ा या नहीं? तो व्हाट इज द लॉजिक? सबको समझ में आ गया? तो हमारे पास जो ऑर्डिनेंस पावर्स है, ओके, जो ऑर्डिनेंस पावर्स है, दैट इज टू बी यूटिलाइज्ड ओनली when the power is in absent under article 123 of the constitution, when the parliament is not in session, udi babo is absent, absent। are you understanding? absent, समझ लो कि नहीं समझ लो? तब प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज करते। बात समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है या नहीं? गॉट इट? हाँ सर। तो फर्क होता है मालदीव्स जाने में और ऊपर जाने में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर, सब कुछ। सो जो प्रेसिडेंट है, ओके सुनो मेरी बात, तो प्रेसिडेंट जो है, इनको वो पावर मिलती है, वो पावर मिलती है जो पार्लियामेंट की होती है। हुज पावर? सब पार्लियामेंट की पावर। बट हु इज यूजिंग इट? सर प्रेसिडेंट इज यूजिंग इट। Why is he using it? Because there is an urgent public importance. But why is he using it? Because you are for the time being absent. आप absent हो ना पार्लियामेंट, और हमको अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए एक लॉ की जरूरत है, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 123 यूज कर रहे। बात समझ में आई या नहीं आई? आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बात सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर। सो प्रेसिडेंट promulgates ordinances under article 123 of the constitution using the power of the parliament, using the power of the parliament in urgent public importance when the parliament is absent। समझ लो कि नहीं समझ लो? आई यू अंडरस्टैंड? तो तुम हो सबॉर्डिनेट, तुम हो सबॉर्डिनेट, तुम हो सेक्रेटरी, तुम हो सबॉर्डिनेट, तभी तुम बॉस की पावर यूज कर सकते हो। सर बॉस चोले गाछे हो जाए तो बॉस ही नहीं रहा, तो बॉस की पावर भी नहीं रही। वैसे ही अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गया तो पावर थोड़ा ना रही। अरे हाँ सर, डिसॉल्व हो गया तो पावर नहीं रही, पावर नहीं रही तो 123 नहीं रहा, 123 नहीं रहा तो एब्सेंट हो गया, कुछ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं रहा, गेम ओवर।
you cannot pass an ordinance. बात समझ में आ रही है या नहीं समझ आ रही? So ये अवसर बड़ी पुरानी कहानी है, आपको जैसे याद नहीं होगी, हम बताते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में एक वाइसरॉय हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ये ब्रिलियंट आइडिया आया, लॉर्ड कैनिंग को आइडिया आया, ध्यान से सुनो लाइन, हाँ सर, द एग्जीक्यूटिव कैन पास अ लॉ when the legislative is absent in urgent conditions। अरे सर ये तो बहुत पुराना है, बट सेम ही है। हाँ बेटा, हमने 1861 के लॉ से ही ये आइडिया निकाला ऑफ ऑर्डिनेंसेस अंडर आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 213। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर ये तो बड़ी पुरानी कहानी है। एवरीवन हैज अंडरस्टूड? कनेक्शन देखा है? पहले बड़ा सर पूरा सर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स याद आ गया हमको। सबको समझ में आ गया? यस और नो? सर 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 एक एतराज है। आपने बोला प्रेसिडेंट जो है he can pass an ordinance when the parliament is absent, लेकिन एक्चुअली काम तो सर पार्लियामेंट का होता है ना सर, एक्चुअली तो सर काम पार्लियामेंट का होता है ना, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। और आपने सर हमारी दीवारों पे सर नेरोलैक पेंट लिखवाया, उसकी वजह से मम्मी ने बहुत छितर भी मारे सर। आपने बताया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना सर, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। हाँ बेटा, हाँ बेटा से क्या होता है? आपने पार्लियामेंट का काम अब एग्जीक्यूटिव को दे दिया, एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाएगा वो तो सर ये रूल के अगेंस्ट चला गया। नहीं बेटा, ये अर्जेंट केस है। क्या है बेटा? अर्जेंट केस है, कुछ अर्जेंसी आई होगी, अच्छा इसीलिए बनाना पड़ा। तो सर लॉ तो लॉ है ना, कोई बात नहीं। तो मैंने बनाया लॉ, ओके, वो काम किसका था? पार्लियामेंट का। लेकिन अर्जेंट कंडीशन में प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जिसका इफेक्ट वैसा ही होता है जैसे एक पार्लियामेंट्री लॉ का होता है। हैव यू अंडरस्टूड दिस और नॉट एवरीवन? द ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट एज द लॉ। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सर बट हमारा दिल टूट गया सर, आपने बोला था एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, आज आप बोल रहे हो ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट एज पार्लियामेंट्री लॉ, बट फॉर 6 months plus 6 weeks। ये क्या है सर? मैक्सिमम रिसेस कितना हो सकता है? सर मैक्सिमम रिसेस हो सकता है 6 months। क्यों? क्योंकि सर हमारा लॉ है कि हमारे पास 6 months ही छुट्टी मना सकते हैं। तो यानी कि कितना टाइम पार्लियामेंट एब्सेंट रह सकता है? सर पार्लियामेंट एब्सेंट रह सकता है 6 महीना। यस और नो? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? आप तो सर ऑर्डिनेंसेस सर 6 महीने के लिए बना सकते हो। सो 6 months पार्लियामेंट का रिसेस यानी कि छुट्टी होती है, यानी कि ऑर्डिनेंसेस पास किए जा सकते हैं। फिर तुम सेशन में आओगे। हाँ सर, जब तुम सेशन में आओगे तो लोकसभा एंड राज्यसभा तुम्हारे पास है 6 हफ्ते। 6 हफ्ते है तुम्हारे पास, 6 हफ्ते, सिर्फ 6 हफ्ते क्या करने के लिए? इस ऑर्डिनेंस को एक नॉर्मल पार्लियामेंट्री लॉ की तरह पास कर दो, वैसे ही जैसे एक ऑर्डिनरी बिल होता है। अच्छा, और अगर ये पास नहीं हुआ तो सर, तो ये छोले गाछे हो जाएगा, इट विल बिकम नल एंड वॉइड। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सो मैक्सिमम टाइम पीरियड जब एक ऑर्डिनेंस जिंदा रह सकता है विदाउट पार्लियामेंट रैटिफाइंग इट, पार्लियामेंट रैटिफाइंग यानी कि पार्लियामेंट अप्रूव किए बिना एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम 6 महीना प्लस 6 वीक्स जिंदा रह सकता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? यानी कि रूल क्या फॉलो हो रहा है? आज भी रूल है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो याद रखना, सच ऑर्डिनेंस हैज द फोर्स ऑफ लॉ। The ordinance remains valid for 6 weeks from the date when the legislature resumes its session. The effect of ordinance is the same as the act of legislature, and thus the president is entrusted with a great legislative power. तो सर सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ा दिया, देखो एक भी वर्ड नहीं मिस हो रहा। ओके, एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा
कैन देयर बी अ जुडिशियल रिव्यू ऑन ऑर्डिनेंस? देखो बेटा, मैं आई एम इंश्योरिंग कि यूपीएससी तुम्हें कोई क्वेश्चन ना पूछ सके जो तुम्हें आता हो, तो तुम क्या बोलोगे? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। क्यों भैया? इसके दो रीजन है। एक रीजन तो है एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। दूसरा रीजन ये है कि जब ऑर्डिनेंस के पास लॉ ही है और लॉ ऑर्डिनेंस ही है और ऑर्डिनेंस लॉ ही है और लॉ ऑर्डिनेंस ही है और ऑर्डिनेंस जब लॉ ही है और लॉ ऑर्डिनेंस ही है, सर बस करो। और जब लॉ पर जुडिशियल रिव्यू होती है तो ऑर्डिनेंस पे भी होती होगी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? सब बहुत बड़े से। सो ऐसा ही हुआ यहां पर। ये क्या सर? बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सो मैंने मैडम इंदिरा गांधी को फोन किया, मैंने कहा मैम आपने ऐसा क्यों किया? तो बोला तेरे को न्यूज़पेपर पढ़ना आता नहीं है कि आंखें खराब है तेरी? मैंने कहा क्यों? बोले ये आई वाइटल स्टेप था ये। अच्छा, मैंने कहा क्या था ये? वाइटल स्टेप था, बहुत जरूरी था ये। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सो ये 1969 में दुनिया बदल गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1969 में ये दुनिया बदल गई और हमने ये पूरा का पूरा दुनिया को चेंज करते हुए देखा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? लेकिन आप लोग सर ऐसे जीने नहीं देते ना। मैम ने बोला है ये वाइटल है, ओके, इसीलिए आप उनको ये ऑर्डिनेंस पास किया गया, हमने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। ओके, ये मैडम ने बोला है, लेकिन आप वकील लोगों को है ना सर चैन नहीं पड़ता है ना, पंगे लेने की आपकी आदत है। बेटा प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग के हिसाब से जो होगा वो हमारे हिसाब से नहीं होगा ना। वी आर द हम्बल सर्वेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें तो सर एक ही कॉन्स्टिट्यूशन ही दिखाई देता, हमें तो सिर्फ बाबा साहब दिखाई देते हैं। तुम माने या ना माने दिलदारा, असा ते तेनो रब मनिया। ओए होए, हमारा तो एक ही भगवान है कॉन्स्टिट्यूशन। हम तो उनसे पूछेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में वाइटल नहीं लिखा बाबा, कॉन्स्टिट्यूशन में वाइटल नहीं लिखा, अर्जेंट लिखा है। उड़ी बाबो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पड़ा या नहीं? तुम्हारा होगा वाइटल, हमारे लिए अर्जेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? बाबा हम तो नहीं छोड़ते। सर आप ना छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते। सो हम तो चले जाएंगे कोर्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमें चाहिए अर्जेंट। प्रेसिडेंट मस्ट हैव सम अर्जेंट रीजन, अर्जेंट कारण की वजह से ऑर्डिनेंस यूज करना बनता है। ओके, ऐसा क्या जल्दबाजी हो रही थी? सो मैं चला गया सुप्रीम कोर्ट, आप नहीं गए सर, आरसी कूपर गए। आरसी रुस्तम जी कावस जी कूपर। रुस्तम जी कावस जी कूपर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे। उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट ये केस कर दिया और 1971 का ये केस 69-70 का केस था। ओके व्हाटएवर, ये केस फेमस हो गया एज द बैंक नेशनलाइजेशन केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया गया। अमीशा जी ये चल रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चैप्टर। ओके ठीक है, ऑलराइट। सो ये है बैंक नेशनलाइजेशन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया दैट द प्रेसिडेंट मस्ट सैटिस्फाई दैट देयर इज एन अर्जेंट रीजन। अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस नहीं है तो अंडर नो कंडीशंस कैन यू पास एन ऑर्डिनेंस। तो ये बात अब याद रखना कि वाइटल, ये वाइटल वर्ड पॉलिटिकल है, हमारे लिए चाहिए अर्जेंट पॉलिटिकल और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। नंबर वन ये। एक और प्रॉब्लम होने लग गई ना, ध्यान से सुनना। थोड़ी देर के लिए सोचो कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो। सर थोड़ी देर के लिए क्यों, हमेशा के लिए सोच लेते? नहीं नहीं, सुनो ना। तो तुम प्राइम मिनिस्टर हो और ये तुम्हारी रूलिंग पार्टी है और तुमको एक बिल पास करना है। ओके ठीक है सर, ऑर्डिनरी बिल पास करेंगे सर। हाँ ऑर्डिनरी बिल। ओके, अब ऑर्डिनरी बिल पास करना कितना मुश्किल है। इंट्रोडक्शन करो, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इनको बनाओ उनको बनाओ, डिबेट करो, डिस्कशन करो, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, फिर भी सबको बहस करो, सबको समझाओ। बहुत थक जाते हैं सर, हमें तो पढ़ते पढ़ते इतना तकलीफ हो गई थी, करने में कितना मुश्किल होता होगा। उसके बाद फिर भी रिस्क हमेशा ही रहता है, कहीं फेल हो गया तो, कहीं नहीं पास हुआ तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो मेरे को एक आइडिया आया जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनने का सोचा। मैंने कहा बच्चों जैसी बातें करते, ये है सेशन का टाइम। कौन सा टाइम है सर? सेशन। ओके, मान के चलो ये मॉनसून सेशन चल रहा है और मेरे को एक बिल, एक लॉ बनाने का है। अच्छा कौन बनाएगा सर, इतनी मुश्किल अब नहीं बनते सर, बड़ा मुश्किल है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ना अपने से नहीं होता। अपुन के पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। अपुन क्या करेगा, सेशन खत्म होने का इंतजार करेंगे। क्या बात करो सर? हाँ, जब सेशन खत्म हो जाएगा ना, छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी, हाँ, और जब तुम लोग चले जाओगे ना, तब अपुन ना प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा और प्रेसिडेंट साहब को बोलेंगे, प्रेसिडेंट साहब सुनो, रिसेस चल रहा है, आर्टिकल 1, 2, 3 को इस्तेमाल करते हैं और एक ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं।
ओए ओए, समझ में आया या नहीं समझ में आया? सर ये कैसी बातें कर रहे हो सर, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो गलत बात है ना। क्यों? क्योंकि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? बात की बात है, अर्जेंट तो तब होगा ना जब कोर्ट में चैलेंज होगा। ओके सर, लेकिन एक और प्रॉब्लम है, 6 महीने बाद दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। ओके, फिर 6 हफ्ते ही मिलेगा आपको, 6 वीक्स के बाद तो पार्लियामेंट को उसको रेटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो वो नल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो क्या करोगे? बच्चों जैसी बातें करते हो जाने दो। क्या नल एंड वॉइड? हाँ, जीरो हो जाने दो। फिर फिर क्या होता है? सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये वाला ऑर्डिनेंस, ध्यान से सुनना, जब ये वाला ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड भी हो जाएगा, whatever effect it has already caused, जो असर हो चुका, जो एक्ट्स हो चुके, वो थोड़ी ना नल एंड वॉइड होंगे। अरे वाह, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? जो हो गया समझो हो गया। सर लेकिन ये ऑर्डिनेंस तो नल एंड वॉइड होगा। बच्चों जैसी बातें करते हैं तुम ना, बहुत ही बोले हो, मेरी तरह। अगले रिसेस पे इंतजार करना, इसी ऑर्डिनेंस को थोड़ा बहुत रूप रंग बदल के, थोड़ा बहुत टाइटल वाइटल चेंज करके फिर से पास कर देंगे। क्या बात कर रहे हो? फिर रहेगा ये 6 महीना प्लस 6 वीक्स, फिर इसका प्रीवियस इफेक्ट काम करता रहेगा। सर आपने तो पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया है, आपने तो पार्लियामेंट को बाईपास कर दिया है, आपने तो पैरेलल डेमोक्रेटिक सिस्टम बना दिया है, आपने तो पैरेलल डेमोक्रेसी बना दी है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने डीसी वाधवा केस, डीसी वाधवा वाज द स्टेट ऑफ बिहार केस में बोला, इसमें तो इतना भी याद रख लेना, दैट यू कैन नॉट बाईपास द पार्लियामेंट्री प्रोसेस, यू कैन नॉट मेक पैरेलल डेमोक्रेसी, you must ensure urgent public importance, you must ensure that this is not used as money bill, you must ensure that you must not use ordinance to take out money from consolidated fund of India. You must therefore ensure that you act with huge responsibility. Everything in India is under judicial review. समझ में आ रहा है या नहीं? You must therefore ensure that there is no repromulgation of ordinance. You must ensure that there is no repromulgation of ordinance. सर आप ना बिल्कुल अनरोमांटिकली बोलते हो, ये रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस को ही प्यार से ऑर्डिनेंस राज बोलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सो ऑल्दो ऐसी चीजों को मिसयूज हो रहा था, लेकिन बिकॉज ऑफ डीसी वाधवा केस एटलीस्ट कुछ हद तक लगाम लग गई है ऑन रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, एंड दैट इज व्हाई हम इसको अब कुछ हद तक कंट्रोल कर पाए। Everyone has understood this or not? तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है पूरा का पूरा लेजिस्लेटिव पावर, ओके, एग्जीक्यूटिव पावर्स, हमने सब कुछ कर लिया। Everyone is clear with this or not? अरे बाबा समझ लो कि नहीं समझ लो, अब पढ़ने वाला तुम्हारा काम होना चाहिए। It took me 45 minutes to only teach you ordinances. 45 मिनट। तुम कभी ऑफलाइन क्लास में जाओगे ना तो 5 मिनट से ज्यादा ऑर्डिनेंसेस नहीं मिलता तुमको। Are you understanding? सीधा लिख देंगे, कड़ 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 कड़। Are you understanding this part? सबको समझ आया? तो एक बार क्विकली रिकैप कर लेंगे। हाँ सर, तो तुम लोग अब तुम्हारा रिकैप होगा, फटाफट आंसर देना। ओके, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड, ट्रू और फॉल्स? सर ये फॉल्स है, सर कुछ भी बोलते हो, हद हो गई। अच्छा, ऑलराइट, प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन। कुछ भी बोलते हो सर, हद ही हो गई है यार, बच्चों जैसी बातें करते हो। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। सर ए ना गल, बढ़िया गल हुई है, ट्रू। ओके, एनयू कहते हैं दैट इट इज एब्सेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ऑर्डिनेंस हैज द सेम इफेक्ट, हैज द सेम इफेक्ट एज पार्लियामेंट्री लॉ।
अरे एकदम एकदम, ऑलराइट, अरे कैसे बात, बिल्कुल सर बिल्कुल। ऑर्डिनेंसेस आर अंडर जुडिशियल रिव्यू, ऑर्डिनेंस आर अंडर जुडिशियल रिव्यू। सर आप ना बच्चों जैसी बातें करते हो, हमने पूरा आरसी कूपर केस देख लिया है, आरसी कूपर केस में ट्रू था ना? अरे हाँ सर, ओके। ऑर्डिनेंसेस रिक्वायर पार्लियामेंट्री रैटिफिकेशन टू कंटिन्यू। ऑब्वियसली सर, कुछ भी बातें कर रहे हो, हद भी हो गई, हमें नहीं पता। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। द मैक्सिमम life of an ordinance is 6 months plus 6 weeks। एकदम सही है सर, एकदम सही है। प्रेसिडेंट हैज डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब मेरी मर्जी, डिस्क्रिशनरी पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस। अरे नहीं बाबा, लिखा था ना सर, मैडम इंदिरा गांधी ने एडवाइस किया था, इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये फॉल्स है। अच्छा ओके, मेरी मर्जी नहीं है, समझ में आ रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर 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 एक इंपॉर्टेंट, ordinances require urgent public importance to be passed। बिल्कुल सही बात है, कुछ भी पका रहे हो सर, बिल्कुल सही बात है। ओके, ordinances can be used to pass money bills। अरे कुछ भी बोलो सर, अरे नहीं बाबा, ordinances can be used to take out money from the consolidated fund of India। नहीं बाबा, ओके समझ में आ रहा है या नहीं? Repromulgation of ordinances is acceptable। हैं? कुछ भी बोल रहे हो सर, हद कर रहे हो यार। गवर्नर also has ordinance power। yes sir, governor also has ordinance power। are you understanding this or not? सबको समझ में आया या नहीं? everyone has understood this or not? सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? everyone has understood this one। सबको समझ में आया या नहीं? तो एक दिन ना मेरे पापा है ना, एक दिन मेरे पापा ने मेरे को बोला, बेटा सिद्धार्थ, मेरे को है ना कुछ काम से जाना है इंडिया से बाहर। मैंने कहा अच्छा पापा, तो जो जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, ओके, वो तेरी जिम्मेदारियां हैं, तू कर लेना। मैंने कहा अच्छा। तो आई यू अंडरस्टैंडिंग, मेरे वर्ड सुनना। मैंने क्या बोला? जो जो पापा की जिम्मेदारियां हैं वो मैं थोड़े दिनों के लिए करूंगा। मतलब अरे जो जो पापा की पावर है वो ही मैं यूज कर सकता हूं। क्या कहना चाह रहे हो सर? पार्लियामेंट की नॉर्मली पावर होती है ओवर यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हाँ, तो प्रेसिडेंट साहब भी ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं ओनली ऑन मैटर्स ऑफ यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। समझ में आया या नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? जो जो पापा की पावर है वही सिद्धार्थ यूज कर रहा है, जो पार्लियामेंट की यूजुअल पावर है वही लॉ पर, वही पॉइंट पे प्रेसिडेंट साहब पावर यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑर्डिनेंस। सर ऐसा लॉजिक तो गवर्नर का भी होगा। हाँ ना, आदान प्रदान सेम ही होगा। स्टेट लेजिस्लेचर आमतौर पे लॉ पास कर सकता है ऑन स्टेट लिस्ट और ऑन कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन आएंगे बेटा, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें मेरी याद आएगी। यूपीएससी अगर ये एग्जाम, अगर ये क्लास देख लेना तो अगले साल से रॉकेट साइंस पूछने लग जाए, क्योंकि अब इसके बाद ऑर्डिनेंस का कोई भी टॉपिक में कुछ नहीं रहता। तुम्हारा नसीब बड़ा अच्छा है, आज मंडे है, ठीक है, जाके चिड़ियों को दाना दो। क्यों? तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तुम्हें इतने प्यार से कोई पढ़ा रहा है। स्टेट लेजिस्लेचर के ही पावर गवर्नर यूज करेंगे। तो आमतौर पे जब स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट स्टेट लेजिस्लेचर के कंट्रोल में, तो गवर्नर साहब भी ऑर्डिनेंसेस केवल स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पे पास करेंगे। सर आपको कुछ बोलना है क्या? इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी सुनिए सर आपने, इमरजेंसी, हाँ, इमरजेंसी में 352 में या 356 में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है। कौन सी पावर आ गई बेटा? इसके पास तीनों लिस्ट आ जाती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। हो गया ना सर? देखा, तीनों पावर अपन के पास आई। वी आर अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट। ओए ओए, लाइन कनेक्शन देखिए, क्वासी फेडरल स्टेट विद अ यूनिटरी टिल्ट। अपन से डर के रहने का बेटा, प्रेसिडेंट से भी डर के रहना। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डिनेंसेस भी
फिर तीनों लिस्ट कवर करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर पार्लियामेंट के पास तीनों लिस्ट आ गई तो प्रेसिडेंट के पास भी तीनों लिस्ट आ जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? पल्ले पढ़ रहे हो या नहीं पल्ले पढ़ रहे? यस सर। देखा, अब पूछो। तो तुम तो हाईकोर्ट जा सकते हो आर्गुमेंट करते हो। एवरीवन इज क्लियर विद दिस और नॉट? तो ये सुंदर से राइटिंग सर, ये है ना, ऐसा लग रहा है वो अशोका के स्तंभों पे लिखा हुआ था ना, वैसी राइटिंग लगी है। इसको भी इंटरप्रेट से 3 सेट लाइव भी कर सकती है वैसे। हाँ, इतनी सुंदर राइटिंग है। ओके सर, बिल्कुल सर, इसको लिख लो बेटा। ओके, काम आएगा सर। जब दुनिया खत्म हो जाएगी ना, एक्सकवेशन होगी ना, तो आगे आने वाली दुनिया ना पता करेगी कि कौन था ये जिसने ये सब लिखा था। ओके, तब भी ऑर्डिनेंस होंगे सर? हाँ बिल्कुल। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ऑलराइट सर। ओके, तो इस पर इसको तुम एनएफटी पे बेच देना। एनएफटी पे, हाँ एनएफटी पे बेच देना। $20 मिलियन पे बेच देना, ज्यादा महंगा मत बेचना। हद हो गई सर। ऑलराइट, ओके, ऑलराइट सर। रेडी? नेक्स्ट पावर्स, जुडिशियल पावर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ऑलराइट सर। Next powers are judicial powers. Everyone is clear? Ready? Yes or no? तो जुडिशियल पावर्स के दो पार्ट है। एक पार्ट है जो जुडिशियल पावर का जो पहला पार्ट है, okay? जो जुडिशियल पावर का पहला पार्ट है वो जुडिशियल पावर है? जो जुडिशियल पावर का पहला पार्ट है वो जुडिशियल पावर ही है। अच्छा, जो जुडिशियल पावर का दूसरा पार्ट है वो जुडिशियल पावर तो है लेकिन जुडिशियल पावर है नहीं। सर आप ना सुबह सुबह ना ग्लूकोज कम कराओगे शरीर का, ओके, बेहोश होने का चांस हो गया। तो जो जुडिशियल पावर का पहला पार्ट है वो जुडिशियल पावर है, लेकिन जो जुडिशियल पावर का दूसरा पार्ट है वो जुडिशियल पावर है नहीं, बट बोलते हैं कि वो जुडिशियल पावर है। सर आप ना रहने दो। अच्छा, पहले वाला पढ़ लेते हैं। जुडिशियल पावर जो प्रेसिडेंट साहब की पहली पावर है, जिसको एक्चुअली जुडिशियल पावर है, वो इसलिए बिकॉज ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। Oh, are you understanding this or not? He appoints the judges of the Supreme Court and he appoints the judges of the High Court also. Are you understanding? देखा जाए तो यही जुडिशियल पावर है। Everyone has understood this part. सबको समझ में आया? तो देखा जाए तो जुडिशियल पावर केवल ये है। जो दूसरी पावर है जिसको जुडिशियल पावर बोलते हैं लेकिन वो है नहीं, उसको बोलते हैं दया की पावर, मर्सी पावर, क्लिमेंसी पावर, पार्डनिंग पावर। जैसी जैसी तुम्हारी नॉलेज की इंतहा है वैसे तुमको अब ये सब समझ में आ रहा होगा। हाँ सर, दया करने की पावर, पार्डन करने की पावर, उसी को मर्सी करने की पावर, उसी को क्लेमेंसी बोलते हैं। ओके, इसको बोलते जुडिशियल पावर है लेकिन ये जुडिशियल पावर है नहीं। बट ये क्यों नहीं जुडिशियल पावर है वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन इसको जुडिशियल पावर इसलिए समझा जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट और कानून और इससे लेना देना है, इसीलिए ऐसा लगता है कि इसको हम जुडिशियल पावर के अंडर पढ़ सकते हैं। इट इज नॉट एक्चुअली अ जुडिशियल पावर, इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। क्या है सर? इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर। और आज के क्लास के बाद मैं तुमको इतना तो प्रॉमिस कर सकता हूँ कि तुमको इसके आगे शायद कुछ वकीलों को छोड़ के बाकी, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स है उनको छोड़ के, उनसे तो ज्यादा ही तुम्हें मालूम होगा बाकी लोगों से। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो ये एक्चुअली जुडिशियल पावर नहीं है, इसको माना जा सकता है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर। अगर तुम्हें याद ही रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी हम करेंगे पावर ऑफ क्लेमेंसी, पावर ऑफ मर्सी, पावर ऑफ दया। तो दया तो हिंदी में होता है ना, हाँ, बट हिंदी में भी याद रख सकते हैं ना। ओके, और जिसे हम बहुत प्यार से बोलते हैं द पावर ऑफ पार्डनिंग। तो इसको हम पढ़ेंगे ब्रेक के बाद, और तब तक तुम रेस्ट करो, चाय पी लो, कॉफी पी लो तुम। हाँ सर, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसलिए मैं ब्रेक दे रहा हूँ। तो मम्मी को बोल दो, मम्मी कॉफी पिला दो, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग वाली बना देना, थोड़े सैंडविचेस भी दे देना, चीज सैंडविच दे देना। सर ने बोला बहुत ध्यान से 1 घंटा पढ़ना है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू टीम लाइफ, गॉड ब्लेस यू। सर आप ना, हमें हमें पार्डनिंग पावर की जरूरत पड़ जाएगी सर, मम्मी ने छत्तर मारना शुरू करना है। ओके, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट।
सबको जाना है। ऑलराइट, बहुत ही बड़ा समराइजेशन चल रहा है। ड्रीम लाइफ, कितना अच्छा समराइजेशन। सुभाष, पूजा, रेणुका, सोनालिका, ड्रीम लाइफ, सृष्टि, सौम्या, ईसा, सोनाली, मेगा। अरे मेगा ने बहुत, निशा, बहुत बढ़िया, तुमको अच्छा बच्चा अवार्ड मिल रहा है। वेरी गुड। और जिन लोगों ने नोटबुक्स में भी किया है उसको अच्छा बच्चा अवार्ड दिया जाएगा। ओके, अभी बारिशें चल रही है ना, तो कुरियर कंपनी को थोड़ा सा समय लग रहा है, पर जल्दी आ जाएगी। ऑलराइट सर, ऑलराइट, बारिश चल रही है ना, वरना पहुंच जाता अब तक। ओके, ऑलराइट, ओके, रेडी, ऑलराइट, एवरीवन रेडी? ओके, अब मुझे चाहिए सिर्फ सिर्फ 101% अटेंशन, ज्यादा नहीं चाहिए। ओके सर, ऑलराइट सर, ओके, सिर्फ 101% अटेंशन चाहिए, ज्यादा नहीं मांगती अपन को। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, तो ज्यादा मत दे देना। ओके सर, बाकी अपने पास रख लेना। ऑलराइट, सो पहले मैं तुमको, पहले बहुत सारे टॉपिक्स है, तो पहले मुझे इसको पूरा तसल्ली बख्श पढ़ाने दो, बिकॉज ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अचानक। ओके, पहले भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अचानक ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आफ्टर द राजीव गांधी असैसिनेशन केस, जो फेरारी विलन का केस हुआ। ओके, तुम्हें मालूम ही होगा, थोड़ा बहुत सर, थोड़ा बहुत हम देखते हैं न्यूज़पेपर, हम ना ज्यादा ध्यान से देखते नहीं, तो इतना टाइम हमको मिलता नहीं, हमें भूल भुलैया पार्ट 2 देखना होता है, तो ज्यादा तो तुम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। और इसमें इतना कुछ कनेक्ट हो सकता है कि तुम अब इस टॉपिक के बाद बिल्कुल चैंपियन बन सकते हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। पहले मैं एक सुंदर सा डायग्राम बनाऊंगा सर, ये ही नहीं देखा जा रहा आपको, तो पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। ओके, सांस लेना लेकिन अंदर ही रखना सर, बाहर नहीं निकालना। ओके, एक बार जो टॉपिक याद रहेगा उतना ही याद रखना। जुडिशियल प्रोसेस समझने की कोशिश करो। जुडिशियल प्रोसेस कैसा होता है? हाँ सर, जुडिशियल प्रोसेस ऐसा होता है, कैसे? ध्यान से सुनना। ओके, ये क्या है सर? बेटा डायग्राम बनाने का सुंदर सा। ओके, माइकल एंजेलो जैसा डायग्राम है ये। पूरी बाबू, पहली बार लाइंस कनेक्ट हुई है। ओके, ये क्या है सर? पिरामिड है, नाला है। इतना सुंदर डायग्राम, ओए होए, बहुत ही प्यारा। ओए होए सर, अरे 3 डायमेंशनल डायग्राम लग रही है। ओके, समझ रहे? ओए होए बेटा, एनएफटी में मिलेगा इसका $1,00,000। नाउ अंडरस्टैंड एवरीवन, ट्राई अंडरस्टैंड। सो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है, इट इज अ, ध्यान से बोलना, इट इज अ पिरामिडल इंटीग्रेटेड सिस्टम। सब लोग चिल्ला के बोलेंगे, जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इट इज अ पिरामिडल इंटीग्रेटेड सिस्टम which has a wide base, tapering towards an apex. लाइन समझ में आई सर? आप बोल रहे हो समझ में आ रहा है? इट इज एन इंटीग्रेटेड पिरामिडल सिस्टम जिसमें एक वाइड बेस है, वैसे नैरो करके एक एपेक्स पे खत्म हो रहा है। सबको समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? हाँ सर, इसका कहने का मतलब क्या सर? जो सबसे नीचे है वो है बहुत सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। बेटा समझना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब वो जो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं। ये क्या है? ये है हाई कोर्ट्स, हर स्टेट का या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट का, और फिर एक ही है सुप्रीम कोर्ट। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही? मेरा बच्चे पल्ले पड़ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? आई यू अंडरस्टैंड दिस? सबको समझना है? सो मैंने बोला द इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड पिरामिडल सिस्टम with a wide base tapering towards an apex, जिसमें लोएस्ट पॉइंट पे है सबऑर्डिनेट कोर्ट, फिर है हाई कोर्ट, फिर है सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे हजारों हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, a few dozen ओके हाई कोर्ट्स है, और फिर सिंगुलर सुप्रीम कोर्ट है। बात समझ में आई या नहीं सर? आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? हाँ सर। तो ये जो पिरामिड है, ओके, इसमें एक सीढ़ी समझ लो, सीढ़ी समझ लो, स्टेयरकेस। हाँ सर, ये स्टेयरकेस नीचे से ऊपर जाती है। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं? और कमाल की बात है कि यही सीढ़ी ऊपर से नीचे भी आती है। फिटे मुंह सर, ऐसी भी सर सीढ़ी हमेशा नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे भी आती है। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इंटीग्रेटेड है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? तो मैंने अपने घर पे एक सीढ़ी बनाई, वही सीढ़ी पर चढ़ के नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। अच्छा हुआ, मैंने तो आर्किटेक्ट को बोला था अलग अलग सीढ़ी बना। ओके, एक सीढ़ी से नीचे से ऊपर जाने का और फिर ऊपर से नीचे अलग सीढ़ी होने की, तो आर्किटेक्ट बेहोश होकर गिर गया।
सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस पार्ट। सबको समझ में आया या नहीं समझ? तो मान के चलो ये कौन है सर? ये मुगैम्बो है। ओके, ऑलराइट। सो ये एक अक्यूज है और इस अक्यूज के खिलाफ सबऑर्डिनेट कोर्ट में केस चल रहा था। क्या केस चल रहा था? केस चल रहा था कि भाई इसने मर्डर किया है। ओहो, अब तो तुम्हें सब कुछ आइडिया होगा, मैंने तुम्हें क्रिमिनल लॉ बता ही दिया। तो यहाँ पर ट्रायल चला और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने बोला कि ये जो रेड मैन है ही इज गिल्टी। ओह, ही शुड बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो ये क्या करेगा सर? ये खुशी खुशी फांसी पे लटक जाएगा? अरे नहीं बाबा, ऐसा थोड़ा ना करेगा। ये अपील करेगा। क्या करेगा सर? अपील करेगा। कहां अपील करेगा सर? ये अपील करेगा टू द हाई कोर्ट। सर सपोज अब हाई कोर्ट में भी जाकर रेड मैन को कोई फायदा नहीं हुआ और हाई कोर्ट ने बोला ना मेरे को भी लगता है कि ये गिल्टी है, तो क्या करेगा? ये फांसी पे लटक जाएगा? नहीं मेरा बच्चा, ये अपील करेगा टू द सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर बोल दिया कि तू गिल्टी है बाबा, तेरे को जाना पड़ेगा, तो क्या करने का? फिर लटक जाएगा? नहीं सर नहीं, अभी भी आपको लटकेंगे नहीं। काय तो क्योंकि अभी एक रास्ता बाकी है। क्या रास्ता बाकी है सर? द रास्ता दैट इज बाकी इज दैट यू कैन आस्क फॉर extraordinary judicial power. Ordinary nahi sir, extraordinary judicial power of the president and the governor of that state जहां पर ये केस चल रहा है। तुम्हारे पास एक रास्ता और है जो यूजुअल या ऑर्डिनरी जुडिशियल प्रोसेस से हटकर है। तुम एट दिस स्टेज एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक मर्सी पिटिशन डाल सकते हो, एक दया याचिका डाल सकते हो टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट जहां ये केस चल रहा है कि प्लीज मुझ पर दया करो और मर्सी दो और मुझे जाने दो। Are you understanding this or not? So in a way ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, इन अ वे ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुडिशियल प्रोसेस है। जुडिशियल प्रोसेस यहां से शुरू हुआ, हाँ सर, यहां पर गया, हाँ सर, यहां पर आकर खत्म हो गया। जुडिशियल प्रोसेस यही 3 जगह पे था जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। ये जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर है। ये सिर्फ इसीलिए जुडिशियल पावर है क्योंकि हम कोर्ट से या फिर कानून से डील कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर ने यस बोल दिया कि जा बेटा तेरे को माफ किया जा, इसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट रॉन्ग था। Are you understanding this or not? In other words, तुम extraordinary judicial power को अपील नहीं बोलते हो। क्या नहीं बोलते सर? अपील नहीं बोलते हो। It is not an appeal. ये सीढ़ी यहां खत्म हो गई है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। ये प्रेसिडेंट साहब अगर यस बोल देते, इसका मतलब ये नहीं था कि 1, 2, 3 गलत थे। उसी तरह से अगर प्रेसिडेंट साहब बोले ना मैं नहीं मर्जी देता, जा मैं नहीं देता, तो तुम सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते ये बोलते हुए कि माय लॉर्ड देखो ना प्रेसिडेंट साहब मर्जी नहीं दे रहे, उनको बोलो ना देने को। ये भी नहीं किया जा सकता। ये 2 अलग अलग रेलवे ट्रैक्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? ये अलग रेलवे ट्रैक है, ये अलग रेलवे ट्रैक है। इनका एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं है। दिस इज द जुडिशियल प्रोसेस, दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल प्रोसेस। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? पल्ले पड़ रहा है या नहीं? अब तुम्हें समझ में आया? ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था कि ये जुडिशियल पावर होते हुए भी जुडिशियल पावर नहीं है। समझ में आ रहा है या नहीं? ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो सर ये पावर किसको मिली है? बेटा ये पावर प्रेसिडेंट साहब को भी मिली है अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही पावर गवर्नर साहब को भी मिली है
under Article 161 of the Constitution. When I say governor, it also means the Lieutenant Governor of Delhi. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this. अरे समझ लो कि नहीं समझ लो? हाँ सर समझ. Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ गया या नहीं? तो ये है, इसी को बोला जाता है pardoning power of the president and the governor under Article 72 and under Article 161. सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ गया? हाँ सर पल्ले पड़ गया. लैंड कितना, प्लेन नहीं, लैंड कितना? सर एकदम समझ में आ गया. Everyone is understanding this one. तो सवाल दिमाग का ये है, is it a judicial power? No sir, no, not actually. It is not actually a judicial power. It is actually an extraordinary judicial power. आप समझ में आया या नहीं? बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया. ओके, तो इसको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ के रख लेते हैं. हाँ सर, सबसे पहले के याद रखना, इट इज नॉट एक्चुअली अ जुडिशियल पावर. इसको भी सैटिस्फाइड, इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें साथ बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है वो ऐसा पूछे. तो ये कौन है सर? सर ये है प्रेसिडेंट साहब. ये कौन है सर? ये है गवर्नर साहब. तो गवर्नर साहब को सर एक आदमी है, ये आदमी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेडमैन. हाँ सर, रेडमैन को सुप्रीम कोर्ट ने गिल्टी करार दे दिया, बोला तू फांसी पे लटक जा भैया, चले जाए से. तो अब फाइनलिटी हो गई है. अब प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब के पास इसने दया याचिका डाली है, एक एप्लीकेशन डाल दी है, और उस एप्लीकेशन में वो ऐसा बोला कि प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब मुझे माफ कर दो. तो प्रेसिडेंट साहब गवर्नर साहब को पता तो होना चाहिए ना कि क्या कौन सा केस है. बिल्कुल सही बात है. अब ध्यान से सुनना, प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर कैन आस्क फॉर जुडिशियल रिकॉर्ड्स. तो वो फाइल मंगवा सकते हैं कि देखे तो सही कि इसने किया क्या है, लेकिन बट दे कैन नॉट एग्जामिन देम अकॉर्डिंग टू कोर्ट्स. जब हम कोर्ट्स में देखते हैं तो हम उनको एविडेंस के बेसिस पे देखते हैं, लॉ अप्लाई करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो सब नहीं करना है. इन अदर वर्ड्स, वो सुप्रीम कोर्ट की करेक्टनेस को नहीं चैलेंज कर रहे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आ रहा है? तो प्रेसिडेंट साहब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं बैठे हुए, ये दो पैरेलल प्रोसेसेस है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो आप लोगों में से किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने बताया नहीं कि इसको जुडिशियल पावर क्यों बोलते हैं. इसको जुडिशियल पावर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कोर्ट्स होते हैं वो इसे एग्जामिन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ एविडेंस, ऑन द रूल्स ऑफ एविडेंस एक्सेट्रा. तो ये हम वकील लोगों का काम हो गया, जज साहब का काम हो गया. प्रेसिडेंट साहब ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ ऐसा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? इन अदर वर्ड्स, ये प्राइमरली पॉलिटिकल डिसीजन होता है. क्या होता है सर? प्राइमरली पॉलिटिकल डिसीजन होता है. और अगर तुम में से किसी को भी ऐसे गलतफहमी हुई कि प्रेसिडेंट साहब ये अपनी मर्जी से करते हैं, तो याद रखना, या गवर्नर अपनी मर्जी से करते हैं, सर्टेनली नॉट. इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर. ये भी सब कुछ. और गवर्नर साहब भी करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर. तो ये जुडिशियली एग्जामिन नहीं करे. एक सबको समझ में आ गया ये वाली बात? सबको पल्ले पड़ गया या नहीं? तो ये प्राइमरली पॉलिटिकल फैसला होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? आमतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऊपर छोड़ दिया जाता है, जो आप फैसला करोगे वो हमारा फैसला होगा. दूसरी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हमारे कोर्ट्स जो डिसाइड करते हैं, उनमें रीजन होता है. क्या होता है सर? रीजन होता है. रीजन मतलब हम लोग जब एग्जामिनेशन करते हैं तो हम देखते हैं, या देख यार, जब तू गोली मार रहा था तो आई विटनेस ने देखा था, तेरा हाथ की फिंगरप्रिंट्स पे हमें गन पे मिल गई, ओके, तेरा उसको खून का तेरे ऊपर छींटे पड़े हुए थे. सब कुछ रीजन है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए क्योंकि हमको लग रहा है कि तूने ये गोली मारी है, इसलिए अपन तेरे को फांसी दे रहा है. ये सब रीजन होता है. ओके, प्रेसिडेंट साहब को रीजन या गवर्नर साहब को रीजन नहीं देना होता. प्रेसिडेंट साहब को यही बोलना होता है, या तो यस या तो नो. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? तो वो यस बोले उसका भी कोई वजह नहीं देनी होती, और नो बोले उसकी भी वजह नहीं देनी होती. वो बोले भैया देख तेरे को माफ किया, चल ओके, या फिर नहीं माफ किया. सर ये तो बड़ी राजाओं वाली बात हो गई ना. हाँ मेरा बच्चा, ये जो पावर्स है ये रॉयल पावर्स ऑफ पार्डन, ये रॉयल पावर्स ऑफ पार्डन से इमर्ज किए. कहां से इमर्ज किए सर? रॉयल पावर्स ऑफ पार्डन से. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले राजा लोग होते थे, वो जहांगीर या औरंगजेब या फिर वो किंग या क्वीन या सुल्तान या जो भी राजा हो गए, अकबर, इन लोगों के पास अनलिमिटेड पावर्स होती थी. बोलते थे इसको अनारकली को दीवारों में चुनवा दिया जाए. तो अनारकली ने बोला काय को, मेरे को काय को दीवार में चुनवाने का? बोले तुम बच्चों जैसी बातें मत कर, हमको रीजन देना अलाउड नहीं.
ओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, तो वो गाना गाती रही, जब प्यार किया तो डरना क्या। गाने मत गाया करो। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो बोले हमको रीजन वीजन नहीं देने का, रीजन देने का तो कोर्ट में जाने का। आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? Everyone has understood this or not? सबको समझ। तो ये रॉयल पावर्स ऑफ पार्डन से इमर्ज किया हुआ है, और इसी वजह से ये बहुत ह्यूज पावर है, इसलिए इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया? यस सर। तो अब हम आगे चलेंगे। एवरीवन इज क्लियर? यहां तक सब लोगों को क्लियर है? ऑलराइट सर, ऑलराइट सर। तो सर मेरे को रेडमैन का फोन आया। किसका फोन आया सर? रेडमैन का। ओके, तो जो ये कौन है? अरे बाबा ये वही है ना जो एक्यूज है, जिस पर केस चल रहा है। अच्छा, और इसने दया याचिका फाइल की मर्सी पिटिशन में। ओके सर। तो मेरे को रेडमैन ने फोन किया, बोला सिद्धार्थ किसको भेजने की है मर्सी पिटिशन? प्रेसिडेंट को भेजने की है अंडर आर्टिकल 72 की गवर्नर ऑफ दैट स्टेट को भेजने की है? ओके, आई होप तुम लोगों को ये रूल याद है थोड़ा बहुत। तो इसको रूल ऑफ 89 बोलते हैं। अच्छा, मालूम है क्या? हाँ सर। तो यूनियन से रिलेटेड जो भी आर्टिकल होता है ना, जैसे प्रेसिडेंट का मर्सी पावर 72 है, तो 89 ऐड कर दो उसको, तो 2 + 9 161। थोड़ा डिफिकल्ट था लेकिन समझ में आ गया कि नहीं? तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा तुम्हें। जैसे आर्टिकल 74 आया तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर उसमें 89 ऐड कर दो तो 163 आ जाएगा, तो वो आ जाएगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है भैया? आर्टिकल 111, ओके, वीटो, द सो कॉल्ड वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, फिर 89 ऐड कर दो तो 200 हो जाएगा। तो वीटो पावर, द सो कॉल्ड वीटो पावर ऑफ द गवर्नर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? तो ये 99.9% जगह ये ठीक ठाक है, थोड़ी जगह इधर उधर होता है, लेकिन ज्यादातर जगह ये मैच कर जाता है। कहीं कहीं नहीं मैच करता तो वहां पे जादूगर पाशा आ जाता है, जैसे 213 123। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस बात? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आप तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ा दोगे यार, हद भी हो गई। आर यू अंडरस्टैंड? इसके बाद हम वकील ना बन जाए। तो रेडमैन का मेरे को फोन आया। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे बाबा कॉफी वॉफी पी रहे हो नहीं? बेटा मेरे साथ रहोगे, सब्जेक्ट एक्सप्लोर करना है तुमको। तो ये कौन है? रेडमैन ने मेरे को फोन किया। रेडमैन ने बोला सिद्धार्थ तू बता, मैं आर्टिकल 72 को इस्तेमाल करूं कि 161 को इस्तेमाल करूं? ओके, मैंने कहा भाई तू दोनों को यूज कर लेगा। हैं दोनों को? हाँ, मैंने कहा तू कॉपी पेस्ट कर और दोनों को भेज दे। बोला नहीं सिद्धार्थ, पेपर वेस्ट नहीं करना होता। मैंने कहा नादान परिंदे, फिर तो लटकने के ज्यादा चांसेस है। देखो अब इस छोटे से डायग्राम को देखना। तो ये है प्रेसिडेंट साहब, ये कौन है? ये है गवर्नर साहब, और ये है रिजल्ट। ओके, रिजल्ट आया। सपोज तुमने मर्सी पिटिशन फाइल की टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर, एंड प्रेसिडेंट साहब ने बोला ओके मर्सी ग्रांटेड। उड़ी बाबा चप्पा चप्पा चले मर्सी ग्रांटेड। और गवर्नर को भी तुमने फाइल किया होता तो गवर्नर ने भी बोला मर्सी ग्रांटेड। सर ये तो दिल खुश करने वाली बात हो गई। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सर माफ हो गए, हम माफ हो गए। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? तो प्रेसिडेंट साहब ने भी मर्सी बोला, एक्सेप्ट कर लिया, गवर्नर ने भी मर्सी एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हें मर्सी मिल गई। सर प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया सर। ओ, तो गवर्नर साहब ने भी मना कर दिया। ओ, अब मर्सी नहीं मिलेगी, ओ दया नहीं मिलेगी। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सर प्रेसिडेंट साहब ने मर्सी दे दी, गवर्नर साहब ने मना कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मर्सी मिलेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे तुमको पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? हाँ सर प्रेसिडेंट साहब ने मना कर दिया, गवर्नर साहब ने हाँ बोल दिया, अब मर्सी, अब मर्सी, अब मर्सी, अब मर्सी मिलेगी। उड़ी बाबू सर इसमें सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता? नहीं मेरा बच्चा, इसमें सीनियर जूनियर कोई नहीं है। प्लीज रिमेंबर द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पावर ऑफ द गवर्नर and the power of the governor are independent of each other. They are, say the word, they are independent of each other. Are you understanding this or not? They are not in conflict with one another. Are you understanding this or not? In other words, किसी एक ने मर्सी देने की, तो मैंने रेडमैन को बोला, मैंने समझाया था ना, देखो दोनों को लिखकर भेज दे, दोनों की अपनी अपनी मर्जी के अनुसार वो मर्सी दे सकते हैं। अगर दोनों ने दे दिया खुश हो, कम से कम चांस तो ले ले। आर यू अंडरस्टैंडिंग?
So any one of them has to give you mercy. तुम्हारा काम हो गया. Are you understanding this or not? So तुम क्या बोलोगे? The power under Article 72 and under Article 161 are mutual in nature. They are not in conflict with one another. They are independent of each other. Are you understanding this or not? पल्ले पढ़ रहा है, नहीं पल्ले पढ़ रहा, सबको समझ आया. तो किसको लिखोगे एप्लीकेशन? सर दोनों को लिखेंगे. Are you understanding this or not? पैसा मत बचाना, कागज मत बचाना, लिख लेना दोनों को. ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में? समझ लो कि नहीं समझ लो. नहीं समझ. तो अभी मैं जो तुम्हें प्यार से पढ़ा रहा हूं ना, तुम्हें थोड़ी देर बाद आहा मोमेंट आएंगे, तुम लोग बिल्कुल ऐसा बेहोश हो जाओगे, क्या बात करो सर. लेकिन अभी इसको समझ लो. ऑलराइट एवरीवन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. रेडी? हाँ सर. तो अगर तुम 72 को देखोगे, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये है आर्टिकल 72. और आर्टिकल 160 में 1 में पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एटसेट्रा, ये म्यूचुअल है. एवरीवन हैज अंडरस्टूड. सर 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 अपन को क्या क्या मिल सकता है प्रेसिडेंट और गवर्नर से? अपन को क्या क्या मिल सकता है? अच्छा, व्हाट आर द वेरियस रिलीफ्स दैट यू कैन गेट? हाँ, क्या क्या मिल सकता है तुमको? हाँ सर, वेरी गुड सर. तुमको अलग अलग तरह के रिलीफ मिल सकते हैं. क्या क्या मिल सकते हैं? तुमको मिल सकते हैं, लिखना स्टार्ट करो. तुमको मिल सकता है रिप्राइव. अच्छा. तुमको मिल सकता है रिस्पाइट. अच्छा. तुमको मिल सकता है रेमिट. अच्छा. तुमको मिल सकता है कम्यूटेट. अच्छा. तुम्हें मिल सकता है पार्डन. मतलब एक 72 से क्या क्या मिल सकता है ना, और अलग अलग वैरायटी. तो हमें क्या क्या मिल सकता है? रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट और पार्डन. सब लोग बोलेंगे क्या क्या मिल सकता है, जल्दी बोलो. रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट, पार्डन. अरे सर इतने कठिन वर्ड, पहले लिख तो लो. अच्छा, देखो नीचे देखो, तो लिख भी दिया. रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट एंड पार्डन. रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट, पार्डन. बहुत बढ़िया. एक हमारे बीच में आए हैं अति ज्ञानी रेडियो एफएम से. ओके, पार्डन इज अ स्पेनिश वर्ड. बेटा तू रेडियो एफएम में आरजे बन जा. ओके ओके, मतलब और कुछ काम धाम नहीं हो गया, यही करते रहेंगे. सर इनको चाय की टपरी पे बैठ के पढ़ाना चाहिए. ओके सर. हाँ, इनका नाम है आरजे पार्डन. ओके, वही होता है, इनका दिमाग कहीं और ही किसी और ही दिशा में घूम रहा होता है. हाँ सर, इनको भी पार्डन कर दो सर. ओके, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट, पार्डन. सबको समझ में आ गया या नहीं? ऑलराइट. मैं दुनिया में बहुत सारे राज ना समझ नहीं पाया, और ज्यादातर लोग राज समझ नहीं पाते. जैसे किसी को राज नहीं समझ में आता कि यार फलां पिक्चर क्यों फ्लॉप हो गई. तो एक प्रोड्यूसर साहब थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने 50 करोड़ की पिक्चर बनाई, सारे हीरो हीरोइन बड़े बड़े ले लिए, पिक्चर फ्लॉप हो गई. बोले मेरे को समझ में नहीं आया कि पिक्चर फ्लॉप क्यों होगी. मैंने कहा अजीब लोग हो तुम, लोग पल्ले नहीं पड़ता तुम्हारी पिक्चर फ्लॉप क्यों हो जाती है. बहुत सारी चीजें जिंदगी में ना समझ में नहीं आती. लेकिन और यही होता है, सारा खेल ही राज होता है कि भैया आधी चीजें समझ में नहीं आती. एक आदमी सक्सेसफुल क्यों है, दूसरा फेलियर क्यों है. ये लेकिन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में लोग फेल क्यों होते हैं ये मुझे पक्का मालूम. उसका वन ऑफ द रीजन ये चाय की टपरी वाला मेंटालिटी होती है. जब तुम्हारा पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब जगह ध्यान जाता है, यू अंडरस्टैंडिंग, तब तुम फेल होते हो. ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ. अगर कोई सही दिमाग से, शांति से, सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह अच्छे टीचर से 1 साल पढ़ ले, इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू फेल दिस एग्जाम. लेकिन ये जो हमारे दिमाग के अंदर पटाखे बज रहे होते हैं ना, शोबाजियां, टाइम पास, जो सो कॉल्ड बेकार की बातों पर ख्याल, वो फेल करवाता है. सो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में फेल होने के कारण बहुत फिक्स्ड है, बड़ा प्रेडिक्टेबल. तो इट इज ये राज नहीं है. मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि कौन बंदा पास नहीं होगा. कौन पास हो जाएगा इसमें थोड़ा बहुत किस्मत होता है, लेकिन जो नहीं होगा उसके लक्षण पहले दिन से दिखने लग जाते हैं. सो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड चेंज करो. ये चाय की टपरी मेंटालिटी राजेंद्र नगर, करोल बाग में जो घूमते हुए ज्ञान वर्षाएं होती है ना, उनको छोड़ दो और पढ़ाई पे ध्यान दो. तो हमारे पास 5 रिलीफ अवेलेबल है: रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट एंड पार्डन. तो मैं तुम्हें समझाता हूँ एक एग्जाम्पल. तो रिप्राइव का एग्जाम्पल समझो. ओके, सो रिप्राइव का मतलब क्या होता है? रिप्राइव का मतलब होता है, रिप्राइव का मतलब होता है टू टेम्पररली डिले द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस और द स्टार्ट ऑफ द पनिशमेंट. मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. जैसे एक आदमी है, ओके, उसको सजा हो गई, फाइनल हो गया सर, फाइनल हो गया, ओए ओए बड़ा बुरा हुआ. अब आया कि भाई अगस्त ऑफ 2022 से तेरे को जेल में डाला जाएगा. ओके, और तू अगले 10 साल जेल में रहेगा, यानी कि तू 2032 तक रहेगा.
अब ये क्या क्या मिल सकता है इसको? इसको मिल सकता है रिप्राइव। रिप्राइव मतलब कि प्रेसिडेंट साहब अगस्त में नहीं, प्लीज सितंबर में स्टार्ट कर दो। लो, इससे क्या फर्क पड़ता है स्टार्ट से? नहीं सर, 1 महीना है ना, इसको इसने पापा की सर्जरी करवानी है या इसकी सिस्टर की मैरिज है, भाई का होना जरूरी है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कृपा करके इसका स्टार्ट ऑफ पनिशमेंट टेम्परली डिले करो, कोई चेंज मत करो। डोंट चेंज द नेचर ऑफ द सेंटेंस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट टेम्परली डिले कर दो द स्टार्ट ऑफ द पनिशमेंट। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सबको समझ में? 3 वर्ड्स याद रखना। नंबर 1 सिर्फ टेम्परली डिले द स्टार्ट है, नेचर नहीं चेंज हो रहा, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कभी कभी ये लीगल ग्राउंड्स पे भी दिया जाता है, जैसे वो बोल सकते हैं कि मेरे को कुछ तो अपील करनी है या कोर्ट का प्रोसेस चेक करना है, समथिंग लाइक दैट। ओके, आइदर वेज इसमें टेम्परली डिले द स्टार्ट है। तो ये क्या है सर? यहाँ पे मैं सुंदर राइटिंग में लिखूंगा, टू टेम्परली डिले द स्टार्ट ऑफ द पनिशमेंट विदाउट चेंजिंग द नेचर ऑफ द पनिशमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? पल्ले पड़ गया या नहीं सर? सर नेक्स्ट इज रिस्पाइट। तो मैं कॉलेज में रिस्पाइट ऐसे याद रखता था, एसपी मतलब स्पेशल। अच्छा, स्पेशल सर्कमस्टांसेस। मैंने क्या बोला? स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्या मैंने बोला सर? एसपी से याद रहेगा स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्या? अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं यार? अब स्पेशल सर्कमस्टांसेस में तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। तो एक पर्सन है, तुमने एक पिक्चर देखी होगी बदलापुर, देखी तुमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की? तो बदलापुर मूवी में, हाँ सर, पिक्चर के टाइम पे उसी टाइम थम्स अप आने लग जाएंगे। वेरी गुड सर, ऐसे नहीं पढ़ाई पे ध्यान देता। बदलापुर याद है सर हमको? ओके, हाँ ऐसे सर सारी पिक्चरों में पढ़ा दो सर हमको। ओके, और पिक्चर में आते थम्स अप। हाँ सर, न्यूज़पेपर पढ़ा है सर आज का? कहाँ पढ़ता है सर न्यूज़पेपर? भूल भुलैया पार्ट 2 6 बार देख ली सर अपन ने। ओके, अच्छा ओके। तो द एंटायर सिचुएशन यहाँ पर है। ओके, स्पेशल सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बदलापुर मूवी में दिखाया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई। ओके, अरे यार ये बंदे को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गया, या किसी को कैंसर हो गया, बहुत बुढ़ा हो गया, मरने वाला बंदा, या फिर कोई प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, या किसी के घर में ऐसा कोई हादसा हो गया कि यू नो ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ओके, उसको जेल में डालना ठीक नहीं रहता। हाँ सर, तो प्रेसिडेंट या गवर्नर साहब उसको कोई भी माफी कर सकते हैं। वो उसकी सजा कम भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ओके, या फिर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे प्रेग्नेंट फीमेल को अगर फांसी की सजा हो, ओके, तो उसको डेथ नहीं दी जाती। ओके, या फिर उसका न्यू बॉर्न बेबी है तो उसको डेथ नहीं दी जाती, उसको बोलते हैं यार इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो, कुछ तरीका कर दो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सो डिस्पाइट केवल एनीथिंग कैन बी गिवन, एनीथिंग, एनी रिलीफ कैन बी गिवन in special circumstances. Keyword is special circumstances. Are you understanding this part? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone is understood. So SP से SP याद रखना। फिर है remit. Remit क्या है सर? Remit is to reduce the sentence, to reduce the sentence by a fixed number of years, by a fixed number of years. ये बड़ा कॉमनली तुमने सुना होगा। हाँ सर, सर उस अगले बंदे को है ना सर 20 साल की सजा मिल गई, ओ 5 साल कम कर दो सर, 5 साल, ओके, तो 15 हो जाएगी, बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? सर 15 साल की सजा है, 2 साल से कम करा दो, फिक्स्ड नंबर ऑफ इयर्स, अब हो जाएगी 13। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली हुई है, उम्र कैद मिली हुई है। ओके, अगर तुम में से किसी को गलत फहमी है कि उम्र कैद का मतलब 14 साल होता है, तो हिंदी पिक्चर देखना बंद कर दो। लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब होता है जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक। ओके, तो पता चले ऐसे तुम्हें ध्यान आ जाए कि 14 साल की सजा होती है। ये बॉलीवुड ने सर बहुत लोगों के साथ स्टेपा कर दिया। ओके, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिनिमम 14 ईयर्स होती है। ओह, यू अंडरस्टैंड? मिनिमम 14 ईयर्स के बाद उसको माफ किया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट लाइफ ही होती है। तो एक दिन गब्बर सिंह ने मुझे फोन किया, बोला सिद्धार्थ मैं तो ठाकुर के पूरे खानदान को मार चुका हूँ, मेरे को उम्र कैद हुई, फांसी नहीं मिली है, तो मैं तो 14 साल के बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा नालायक, तू लाइफ इंप्रिजनमेंट सांस, आखिरी सांस ना जेल में लेगा। ओके, तूने अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहता सेट लाइफ कोड यूज करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो लाइफ इंप्रिजनमेंट जो है वो लाइफ ही होती है, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट को भी कम किया जा सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कैसे करेंगे? रिमिट से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? फिर है कम्यूटेट। कम्यूटेट क्या होता है? तुम लोग को साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है क्या? अरे कैसा, तुम्हें म्यूटेशन पढ़ा ना? म्यूटेशन, हाँ म्यूटेशन। Mutation is the sudden drastic change in the genotype of a person which affects his phenotype. ये कैसे? Mutate. ओहो, mutation. Mutation मतलब change. To change the sentence from or change from one type of punishment to another type of punishment. Are you understanding this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं?
आमतौर पे डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला जाता है। तुमने सुना होगा यार उसको फांसी पर लटकाने वाले थे लेकिन लटकाए नहीं, उसको उम्र कैद दे दी। एंड फाइनली होता है घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, तू घर जाओ, क्या बात है, माफ किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? घर जा चल। ओके, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? कंप्लीट माफी इज पार्डन। एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? सबको समझ में आ गया या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? ओके सर, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट। तो तुम्हें मिल सकते हैं 5 तरह के रिलीफ। क्या मिल सकते हैं सर? हमें 5 तरह के रिलीफ क्या मिल सकते हैं? रिप्राइव। रिप्राइव मतलब टू टेम्परली डिले द डिले क्या सर? टू टेम्परली डिले द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? राजकमल पूछ रहा है आफ्टर पार्डन आउट ऑफ जेल। नहीं बेटा, घर को जेल ही बना ले। ओके, तू घर को जेल ही बना ले, मतलब कितना मर्जी समझा लो। ओके, तुम च्यवनप्राश के इंजेक्शन क्यों नहीं लेते हो? ओके, तुम च्यवनप्राश से नहाया करो। ओके, क्या बात करो? मैं बोल रहा हूँ घर चले जाता, वो बोलता आउट ऑफ द जेल। नहीं बेटा, किसी शादी कर लेगा तो कभी कभी घर और जेल एक जैसा लगेगा तेरा। ओके सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, ऑलराइट, ओके। तो ये क्या होगा सर? रिस्पाइट। रिस्पाइट क्या है सर? स्पेशल सर्कमस्टेंस। रेमेड क्या है? टू रिड्यूस द सेंटेंस बाय अ फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर्स। याद रखना, ये फिक्स नंबर है, कम करना। ओके, ये होता है कम करना। बुद्धि वैसे लोगों में च्यवनप्राश का भगवान इस मॉनसून में च्यवनप्राश के वर्षा कर। कम्यूटेट, चेंज, टू चेंज फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। आमतौर पे फांसी की सजा को लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदला जाता है। पार्डन, ओके, इसको माफ करके घर भेजा जाता है। उस भाई साहब को पता था कि घर जेल नहीं होता। ओके सर, सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और? पल्ले पड़ा या नहीं समझ में? ओके, बहुत ही बढ़िया सर, सबको समझ में आया? ये सर बहुत ही बढ़िया। देखो सब लोगों ने समराइज भी कर लिया। ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? बहुत ही बढ़िया। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, अब क्या होगा सर? तो मेरे को रेडमैन ने फोन किया, रेडमैन ने फिर फोन कर दिया। रेडमैन ने बोला सिद्धार्थ मेरे को है ना लेटर में जो दया याचिका लिखनी है, जो एप्लीकेशन लिखते हैं ना उसको दया याचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? दया याचिका। ओके, तो दया राइटिंग देखो, याचिका, या फिर उसको मर्सी पिटिशन बोलते हैं। तो इसमें ना तुम अपना पूरा दुखड़ा रो दो कि मेरे पास ये सिचुएशन थी, ये था, मैंने तो ये किया, मैंने तो गलती से किया, मैं जवान हूँ, मेरे अभी पूरी जिंदगी बाकी है, मेरे ऊपर फैमिली की डिपेंडेंसी है। ऐसे वकील साहब से लिखवाना ये आमतौर पर। ओके, इजी हो जाता है। सर आप तो ऐसे बोल रहे थे हमें जरूरत पड़ने वाली है। नहीं, मैं तो ऐसे सजेस्ट कर रहा था। ओके, सो ये जो मर्सी पिटिशन है सर, तो रेडमैन ने मेरे को क्या पूछा? रेडमैन ने मेरे को बोला कि सिद्धार्थ एक बात बता, इसमें रिप्राइव मांगू कि रिस्पाइट मांगू कि रेमिट मांगू कि कम्यूटेट मांगू कि पार्डन मांगू? मैंने कहा नादान परिंदे, तू दया मांग। अच्छा, तू मर्सी मांग। ये सब तूने नहीं लिखना, वो प्रेसिडेंट साहब की या गवर्नर साहब की मर्जी है कि वो तेरे को क्या देंगे, रिस्पाइट, रेमिट, कम्यूटेट, पार्डन, ये सब कुछ उनकी मर्जी है। तू सिर्फ प्यार से दया मांग। आई यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे मैं पापा से सिर्फ गिफ्ट मांगता हूँ, मैं पापा को थोड़ा बोलता कि पापा गाड़ी दे दो, बाइक दे दो, मोबाइल दे दो। वो जो पापा की उस टाइम पर दया माया होगी वो दे देंगे मेरे को। आई यू अंडरस्टैंड? मैं तो गिफ्ट मांगूंगा, पापा गिफ्ट दे दो। आई यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? सबको समझ में आया या नहीं? पल्ले पड़ा या नहीं? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो गिफ्ट मांगने का गिफ्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आ गया? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? सर एकदम समझ में। तो एक बार रिकैप करेंगे। हाँ सर, एक बार रिकैप करेंगे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझेंगे। तो याद रखना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशियल पावर है। हाँ सर, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इससे करेक्टनेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट इज नॉट एन अपील, इट इज नॉट एन अपील फ्रॉम द कोर्ट डिसीजंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? यस सर। आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को मिला है और आर्टिकल 161 में गवर्नर को मिला है। उस स्टेट में जहां पर ये केस चल रहा है उस स्टेट के गवर्नर से डील करने का। सर किसी एक ने यस बोलने का या दोनों ने यस बोलने का। ओके, ये इंडिपेंडेंट पावर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर नॉट इन कॉन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है बाबा, नहीं है सर, ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सर समझ में आया? फिर क्या है सर? इट इज ऑन द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, चाहे वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है चाहे वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन अदर वर्ड्स ये प्राइमरली एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है, इट इज नॉट अ जुडिशियल डिसीजन। Are you understanding this part? It is primarily not a judicial decision
ऑल्दो कोर्ट रिकॉर्ड्स मांग लिए जाते हैं, लेकिन उसको जुडिशियली एनालाइज नहीं किया जाता। और सर मिल क्या सकता है? सर सब मिल सकता है। रिप्राइव मिल सकता है, रिस्पाइट मिल सकता है, रेमिट मिल सकता है, कॉम्यूटेट मिल सकता है, पार्डन मिल सकता है। क्या मिलेगा वो तुम्हारा नसीब जाने, और होने को कुछ भी ना मिले। यस भी मिल सकता है, नो भी मिल सकता है। सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ? पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा ये सब? सर एक आपने बात तो पूरा पूरा बताना ही भूल गए हो, हद ही हो गई है। क्या हो गया सर? एक बात तो आपने पूरी बताने भूले। टाइम तो बताओ, है? टाइम तो बताओ, कितने टाइम में फैसला करना है, कितने टाइम में डिसाइड करना है, ये तो बताओ। हमने सवाल तो पूछा है, कितना टाइम में फैसला करना है। बेटा मजेदार बात ये कि ये टाइम लिखा ही नहीं है। इट इज नॉट मेंशन कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट साहब या गवर्नर साहब फैसला करेंगे। सर ये क्या बात है? हाँ अब ये वाली बात तो सही है सर। ये जो टाइम टू डिसाइड है, ये नहीं बताने से दो दो पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले याद रखना, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है। तो एक दिन मैं अपने बॉस के पास गया, मैंने कहा बॉस मेरी जो सैलरी है ना उसे 10 गुना कर दो। बोला व्हाट, 10 गुना? मैं कहा हाँ, मेरे को एक्स मिलती है, मुझे 10x सैलरी चाहिए। तो बॉस मेरे को बोला सिद्धार्थ तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड कर रहा है बाबा, एक्स्ट्रा डिमांड है बाबा, 10x कौन मांगता है? मैंने कहा नहीं, बट अपने को 10x मांगता है। तो मैंने अगले दिन सुबह फिर फोन किया बॉस को, मैंने कहा आपने फैसला कर लिया क्या? बोले सिद्धार्थ एक तो तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड कर रहा है, ऊपर से तू मेरे ऊपर टाइम का कंस्ट्रेंट कर रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद दोबारा फोन करूंगा। सर ऐसे थोड़ा हो रहा है, या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड मत करो, ओके, या फिर आप इंतजार करो, ओके। तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई नो टाइम वाज मेंशन्ड इज बिकॉज ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड है। लेकिन इसका एक और दुख भी है। तो सपोज कल तुम्हारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ रहा है। क्या बात करो सर, कल? हाँ, तुमने 2 साल मेहनत करी, तुम्हारी आंखों के जैसे बड़ी बड़ी अच्छा मोतियाबिंद हो गए सब पढ़ पढ़ के सर, अब कल रिजल्ट आ रहा है और कल 10 बजे यूपीएससी वेबसाइट पे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। क्या बात कर रहा है, आए होए 10 AM, यस। तो तुम लोग अच्छे से कपड़े पहनोगे, भगवान का टीका वीका लगाओगे, मम्मी का आशीर्वाद, पापा का आशीर्वाद, ओके, अपनी लकी कलर की शर्ट पहनोगे। हाँ सर लकी कलर की शर्ट, ओके, हर एक एक लकी कलर की शर्ट होती है। हाँ सर मैं भी पहनूंगा। और फिर पर्टिकुलर दिशा में बैठकर ना लैपटॉप खोलोगे, ओके, ऐसे पर्टिकुलर दिशा भी होती है सर, आपको तो आइडिया नहीं, लोगों के पता नहीं क्या क्या होता है। तो 10 बजे तुमने रिजल्ट दिया, इंटरनेट लिया, मुंह में कंटिन्यूस तुम से भगवान का नाम ले रहे हो और 9:58 हो गए सर, 2 मिनट रह गए सर, सांस रुक रही है, अचानक पॉपअप आया, टकाक, रिजल्ट टुमारो। फिटे मुंह सर, हद हो गई है। ड्यू टू टेक्निकल एरर वी रिग्रेट टू अनाउंस द रिजल्ट शैल बी अनाउंस टुमारो। सर मतलब ये ज्यादा नहीं हो गया सर वैसे? मतलब ये कैसी बात है सर? अगले दिन सुबह फिर तुम उठो, फिर 10 बजे तुमने अपनी शर्ट पहनी, फिर 9:58 पे फिर से तुम आया और फिर आया रिजल्ट टुमारो। सर ये क्या हो रहा है? ऐसे धीरे 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 करते हुए 3 महीने निकल गए। 3 महीने रोज ऐसा, ओके, और रोज ऐसा होगा ना, लास्ट में तुम ना यूपीएससी को एक लेटर लिखोगे कि देख भाई पास कर या फेल कर लेकिन रिजल्ट दे, है ना। अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाता यार, कितने बार एक ही शर्ट पहनूंगा। अयो अब तुम्हारा तो एक रिजल्ट है बेटा। सोचो एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने दया याचिका मर्सी पिटीशन डाली हुई है और वो रोज इंतजार करता है कि प्रेसिडेंट साहब या तो हाँ बोलेंगे, गवर्नर साहब या तो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, और रोज वो इंतजार की घड़ियां गिनता रहता है, कभी 1 साल कभी 2 साल। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, भरे हुए इंतजार भरा हुआ है। तो अगर मैं तुम्हें प्रेसिडेंट साहब के सेक्रेटेरिएट का ये पॉइंट देखूंगा तो तुमको दिखाई देगा सालों साल से लोगों के वेटिंग चल रहा है। 2013 की जजमेंट, ओके, 2018 चल रहा है, किसी के आगे रिजेक्टेड, किसी के आगे नहीं। ये तुम्हारे पास पूरा पूरा का पूरा डेटा है। नो टाइम लिमिट हैज बीन प्रपोज्ड। सर एक तरह से ये ना जिंदा है ना मरा, यस। इसीलिए देखा जाए तो ये आर्टिकल 21 की वायोलेशन है। आर्टिकल 21 में बोला था लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। हाँ सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो चॉइस भी नहीं है सर, डिग्निटी भी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई अनरीजनेबल डिले हमारे ऊपर एक मेजर प्रॉब्लम। तो देयर वाज अ वेरी फेमस केस दिस वाज कॉल्ड एज शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि माना कि टाइम नहीं दिया हुआ, ओके, माना कि टाइम नहीं मेंशन्ड है, लेकिन अनरीजनेबल डिले भी नहीं होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? सबको समझ में? तो ये अनरीजनेबल डिले भी आर्टिकल 21 की वायोलेशन है। तो बहुत सारे पीए, तो टेलीग्राफ इंडिया में आया था,
कि अब तो सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन डाली गई है कि स्पीड अप करो, मर्सी पिटिशन को स्पीड अप करो, नॉट ओनली फॉर प्रेसिडेंट बट ऑल्सो फॉर द गवर्नर। देखो आर्टिकल 161 अब तुम्हें मैं बताऊंगा, जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैंने तुम्हें सिंप्लीफाइड पॉइंट में क्या क्या पढ़ा दिया। नाउ जस्ट वॉच आउट, देखो आहा मोमेंट, तब तुम्हें समझ में आएगा 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन होती क्या। सो डिले कितने लॉन्ग है ये हमें पता नहीं है, लेकिन वो अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013-2014 की जजमेंट, एंड दिस इज द एंटायर सिचुएशन कि कोई टाइम टू डिसाइड तो है ही नहीं। सो अगर हम शत्रुघ्न चौहान केस के बारे में पढ़ेंगे, इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड, ये सुप्रीम कोर्ट ने शत्रुघ्न चौहान केस में ऑब्जर्व किया था, while exercising the power under Article 72 and 161, the President or the Governor is a constitutional obligation and not mere prerogative. Considering the high status of office, the constitutional framers did not stipulate any outer limit. यही मैं तुम्हें बोला था, it is a high status, ये extraordinary power है, मैं अपने बॉस को रोज नहीं फोन कर सकता, which means it should be decided within reasonable time. When the delay caused in disposing of the mercy petition is unreasonable, unexplained, it is the duty of the court to step in and consider this aspect. Right to seek for mercy under Article 72-161 is a constitutional right. Right to seek mercy, मांगना मेरा अधिकार है। Are you understanding? तुम दो या ना दो, ओके, ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मांगना मेरा अधिकार है कि तुम अपनी मर्जी से जितना मर्जी डिले नहीं कर सकते, और अगर तुम करोगे तो जुडिशियल इंटरफेरेंस हम करेंगे। सर, एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? हम ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारा आंसर यस है कि नो है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे, कोर्ट्स उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर हम पूछ सकते हैं कि उन्होंने रीजनेबल टाइम पीरियड में उसको फैसला क्यों नहीं किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस वन। तो इससे हमें ये बात पता चल गया कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। फिर मैंने तुम्हें ये बात बताया था, मरूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी कि आर्टिकल 72 इज टू बी एक्सरसाइज ऑन द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द प्रेसिडेंट ऑन इट्स ओन। मैंने तुम्हें एग्जैक्टली पॉइंट बोला था, इट इज नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओड़े बाबा, सिमिलरली गवर्नर्स पावर टू पार्डन अंडर आर्टिकल 161 रन्स पैरेलल विद प्रेसिडेंशियल पावर। ओ, मैंने तुम्हें क्या बोला था, ये दोनों इंडिपेंडेंट पावर्स है, एंड ये भी आर्बिट्ररी नहीं है, ये भी ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट और द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ये कहां से आया? ये आया मरूराम वर्सेस यूनियन। तो मैंने तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया इनमें मैंने सिंप्लीफाई किया, लेकिन मैंने एक वर्ड भी इधर उधर नहीं किया, और मैं ये तुम्हें सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में से पढ़ा रहा हूं। इन अदर वर्ड्स, ऑल ऑफ दीस इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। तो याद रखना दैट इवन दीस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आर अंडर जुडिशियल रिव्यू। फिर मैं तुम्हें पेरारी वलन केस बताता हूं। सो पेरारी वलन केस में, ये पेरारी वलन था, और मैं इसके बारे में तो ज्यादा डिटेल में क्या था, मालूम है राजीव गांधी केस में इनका ऊपर नाम था, अक्यूज थे, और ये कई सालों से मोर देन 30 ईयर्स से, जब से ये केस हुआ है तब से जेल में थे, और इन्होंने मर्सी डाली, ओके, मर्सी पिटिशन डाली। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इन्होंने मर्सी पिटिशन डाली, और प्रेसिडेंट साहब को भी डाली और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को भी डाली। हाँ, तो प्रेसिडेंट साहब ने इसको मना कर दिया, और गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने इसको इतनी देर पोस्टपोन रखा, ओके, कि उम्मीद ही टूट गई। और फिर गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने एक अजीब बात किया। क्या किया? गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने इनकी मर्सी पिटिशन लेकर प्रेसिडेंट साहब को रेफर कर दी कि आप ही बता दीजिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अरे सर, ये क्या बात हुई यार? हाँ, इन अदर वर्ड्स, उन्होंने ना हाँ बोला ना बोला, उल्टा उठाकर ये पिटिशन उठाकर दे दी टू द प्रेसिडेंट, एंड सुप्रीम कोर्ट टुक दिस वेरी वेरी ड्रास्टिकली, और ये थी हेडलाइंस। वी विल नॉट वेट फॉर द प्रेसिडेंट टू टेक अ कॉल ऑन पेरारी वलन मर्सी प्ली। सुप्रीम कोर्ट को बड़ा ही गुस्सा आ गया कि ये क्या बात हुई, देयर इज अ हैंगिंग स्वॉर्ड ऑन हिज हेड, ही हैज अ गुड कंडक्ट टू, तो व्हाई इज द गवर्नर सेंडिंग दिस टू द प्रेसिडेंट? ये क्या टाइम पास हो रहा है? सो दिस इज व्हाट द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, एंड द कोर्ट सेड reference has been made by the governor to the president. ये जब खबर आई तो सुप्रीम कोर्ट को बड़ा ही गुस्सा आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, द प्रेसिडेंट हैज एन इंडिपेंडेंट पावर अंडर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन ही कम इन आर्टिकल 161? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट?
सो 72 की पावर में इससे एक बात पता चलती है, इवन न्यूज़पेपर में आर्टिकल से गलती हो जाती है। देखो, ओहो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? देखा तुमने, इवन न्यूज़पेपर में मिसप्रिंट हो जाती है। देखो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? ओह, लोग इतने ध्यान, अरे सर ये तो कमाल हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो ये एग्जैक्ट न्यूज़पेपर का पार्ट। तो द सुप्रीम कोर्ट सेड that this is certainly not done and we will not accept कि the governor will allow this part। तो उन्होंने यूज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज कर ली। कौन सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो हम जुडिशरी के टाइम पढ़ेंगे? दैट इज आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और 142 को यूज करके उन्होंने पेरारी वालन को रिलीज करवा दिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? तो ये है द पावर ऑफ आवर जुडिशरी, दिस इज द पावर ऑफ आवर जुडिशरी। एंड इसी वजह से ओके, द सुप्रीम कोर्ट ऑन May 18 इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। अब देखो, सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ा दिए मैंने तुम्हें, बिना तुम्हें पता ही चले। It invoked its extraordinary powers to do complete justice under Article 142 of the Constitution and released the Ferrari Walen, who was a convict and former Prime Minister Rajiv Gandhi assassination case. While doing so, the court took into consideration the convict's prolonged period of incarceration, his satisfactory conduct in jail and during his parole, educational qualification. And सबसे ज्यादा खतरनाक ये बात थी that the governor साहब ने इसको अनलिमिटेड अमाउंट तक डिले करके रखा हुआ था अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सुप्रीम कोर्ट सहने नहीं देगा, बिकॉज इट इज अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 21। सो जैसे हमने मरूराम केस में भी देखा था, मरूराम केस में जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर ने इसी को क्लैरिफाई किया था कि वंस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने फैसला कर दिया, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देन इट इज नो लॉन्गर अ डिस्क्रिशनरी पावर। तो मैं ध्यान से देखता हूं, मरूराम केस में जस्टिस वी आर कृष्णा ने बोला था द गवर्नर इज बाउंड टू एक्सरसाइज पार्डनिंग पावर on the aid and the advice of Council of Ministers. And I will quote, the upshot is that the state government, whether the governor likes it or not, can advise and act under Article 161. Governor is bound by that advice. The action of commutation and release can thus be pursuant to governmental decision, and the order may issue even without the governor's approval, although under the rules of business and as a matter of constitutional courtesy, it is obligatory that the signature of the governor should authorize pardon, commutation or release. So सबसे इंपॉर्टेंट बात है that it is a huge responsibility, और ये huge responsibility head of the state को दी गई है। So शत्रुघ्न चौहान केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि these are the things that should have been worried about this part. Undue delay in by the president in reject कर दो, ये एक तरह से टॉर्चर है अगर तुमने undue delay किया। Such inordinate and unexplained delay is sufficient कि हम उसको छोड़ देंगे। Are you understanding? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्राइम इररिलेवेंट है, तुम मना कर दो, कोई टेंशन नहीं, अदरवाइज इट इज वायोलेटिव ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। वाला क्वेश्चन पूछो यूपीएससी, पूछ के दिखाओ क्वेश्चन। ओके, सारी की सारी लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने तुम्हें बता दिया है, नॉट अ वर्ड हियर, नॉट अ वर्ड देयर। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? सबको समझ में आया या नहीं? सबको समझ में आया? तो यूपीएससी वालों को बोल दो कि हमारी तैयारी हो चुकी है, और इसीलिए मेंस में ये क्वेश्चन आया था। तो शत्रुघ्न चौहान के अगले साल ये क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं इतना डिटेल में पढ़ाता था। और तब मुझे लोग बोलते थे कि सर एक एक घंटा आप मर्सी पिटीशन पढ़ाते हो। मेंस में क्वेश्चन आया था, इंस्टेंसेस ऑफ प्रेसिडेंट्स डिले इन कम्यूटिंग डेथ सेंटेंस हैज कम अंडर द पब्लिक डिबेट एज डिनायल ऑफ जस्टिस, शुड देयर बी अ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड फॉर 24th प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट रिजेक्ट सच कंडीशंस? एनालाइज, ये 2014 का मेंस का क्वेश्चन है। ओके, और अगर मैं तुम्हें इतना डिटेल में ना पढ़ाऊं तो इनमें से एक लाइन नहीं लिख सकते, एक सब्सटैंशियल लाइन ढंग से नहीं तुम आंसर लिख सकते अगर तुम्हें मैं एक घंटा ना पढ़ाता तो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? तो तुम में से इनको कुछ भी ना पता होता, कम्यूटेशन क्या होता है, डिनायल ऑफ जस्टिस क्यों है वो, ओके, नथिंग यू वुड हैव बीन एबल टू राइट। सो मेरी दोस्त थी कि बलाएं लोग मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, मैंने तुमको आईएएस बना दिया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। डिस्क्रिशनरी पावर है? सर्टेनली नॉट। ओके, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, और ये एडवाइस ऑफ द मिनिस्ट्री, यूजुअली होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। तो शमशेर सिंह केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में क्लियर किया था। ध्यान से सुना, अब लाइन पकड़ो। हाँ सर, द प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और फॉर्मल हेड। प्रेसिडेंट एज वेल एज द गवर्नर exercises his powers given by the constitution on the aid and advice of council of ministers. Whether constitution requires the satisfaction of the president or the governor
the satisfaction required is not the personal satisfaction of the governor, but the satisfaction of the president or governor in the constitutional sense. That is, इनकी satisfaction actually is the satisfaction of the council of ministers, or the president or the governor is bound by that aid and advice. Are you understanding this or not? तो हमने पिछले कुछ जमानों में कुछ प्रेसिडेंट साहब के फैसले देखे, आर वेंकटरमन साहब ने ज्यादातर को रिजेक्ट कर दिया था, प्रणब मुखर्जी साहब ने भी ज्यादातर को रिजेक्ट कर दिया था, ओके, कुछ को दे दिया गया था कम्युटेशन, कुछ को पेंडिंग रखा गया था। मैडम प्रतिभा पाटिल ने 87% लोगों को पार्डन कर दिया था। क्या बात कर रहे हो? यस, 87। तो ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने एडवाइस किया, तो ऑब्वियसली इट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये सिग्नेचर प्रेसिडेंट और गवर्नर के होते हैं, लेकिन फैसला उस टाइम की सरकार का होता है। सो दिस हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट इट इज द एड एंड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड नथिंग। सबको समझ में आ रहा है या नहीं? Everyone has understood this or not? सबको समझ में आ रहा है या नहीं? So this is how you study a subject. Okay, भागदौड़ से कुछ होता नहीं, जब तक सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा तब तक तुम क्या आंसर लिखोगे? Everyone has understood this or not? So कल हम खत्म कर देंगे, पहले 15-20 मिनट में छोटा सा टॉपिक रह गया और प्रेसिडेंट, फिर हम वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करेंगे। Thank you very much. God bless and Jai Hind. I hope you revise this.